हाँ भाई, तो इनऑर्गेनिक लवर्स की फैमिली सबको स्वागत है। आज हम लोग ग्रेविटेशन की PYQs करने आए हैं AMU बीटेक के लिए। ठीक है, और कहना ये चाहेंगे आप लोगों की कि सबसे पहले तो चलो आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहेंगे, काफ़ी सारा टेक्निकल इश्यूज़ के वजह से हमारा ये वाला PYQ थोड़ा लेट हो गया, बट अब से हम प्रॉमिस करते हैं कि हमारा PYQs थोड़ी जल्दी जल्दी शूट हुआ करेंगी। ठीक है, हम लोग जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो एक बार जल्दी जल्दी हम लोग ये बता देते हैं हमारे बैचेस के बारे में। ठीक है, बैच का नाम है साहस बैच। ठीक है, और ये आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं इनऑर्गेनिक लवर्स की फैमिली से, और आप लोग इससे कनेक्ट हो सकते हैं। हम लोगों ने जितने लेक्चर्स लिए हैं वो सारे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको पढ़े मिलेंगे, प्लस क्लास नोट्स जो हम लोग इस पर सेव करते हैं वो भी आपको इन द फॉर्म ऑफ PDF मिल जाएगा। तो जितनी ज़्यादा हो सकते हैं आप लोग बैच पे ज्वाइन हो। ठीक है, बैच का नाम है साहस बैच। ठीक है, साहस बैच नाम है। ठीक है, इसमें आपको ऑनलाइन, जहाँ पे अभी हम लोग चल रहे हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस प्लस प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे, सारे रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे, सारे रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा हम लोग PYQs की सीरीज़ भी आपको कम्प्लीटली मिलेगी। ठीक है, और इन अ फॉर्मेट आपको हर एक चीज़ मिलेगा जो गाइड करेगा आपको AMU का बीटेक को एस करने के लिए। मैं आप लोगों से एक सिंपल सी, बहुत बहुत सिंपल सी मैंने आपसे एक बात करता हूँ कि हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, बट स्टिल आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस मैं आपसे वादा करता हूँ कि हाँ आप 35 प्लस ज़रूर ले आओगे। ठीक है, अगर आपने हमारी वीडियोस देखी, अगर आपने हमारे ट्रिक्स देखे, और PYQ सीरीज़ भी अगर आप देखते हैं सिर्फ और सिर्फ, तब भी मैं आपसे वादा करता हूँ कि हाँ आप 25 प्लस तो ज़रूर ही जाएंगे, क्योंकि हम PYQ में भी आपको एक पैटर्न समझाते हैं, हम लोग आपको एक ये चीज़ समझाते हैं कि किस तरह से आएगा, सर्टेन ट्रिक्स देते हैं। और क्लासेस में हम लोग ये रहता है कि हमारा जो ट्रिक्स रहता है वो कई सारे ट्रिक्स रहते हैं, कई सारी फॉर्मेट रहती है, कंसेप्ट रहते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा एक आपको एडवांसमेंट में देता है, और बहुत ज़्यादा हमारा ये ऐसा नहीं है कि फ़ीस स्ट्रक्चर कुछ बहुत हाई है, कुछ बहुत नॉमिनल सा फीस रहता है हमारा। ठीक है, तो आप ज्वाइन करें इसको, और तब तक के लिए हम लोग के साथ जुड़े रहें। हम लोग आज बात करेंगे ग्रेविटेशन के साथ। ठीक है, और ग्रेविटेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो बहुत सिंपल बेसिक सी चीज़ों पे थोड़ी थोड़ी जल्दी से एक फास्ट फॉरवर्ड में बात कर ले। हालांकि हम लोगों ने अपने बैचेस में सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहली चीज़ बात करते हैं, हम लोग सबसे पहली चीज़ बात करेंगे कि हाँ ग्रेविटेशन जो है वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहली चीज़ की वो मासेस के बीच का इंटरेक्शन है। ठीक है, मासेस के बीच का जो फार्मूला हम लोग देखते हैं वो न्यूटन साहब ने दे रखा है, m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। ठीक है, सबसे बेसिक फार्मूले से हम लोग की बात शुरू होगी। ठीक है, और इसके आगे अगर हम लोग चलते हैं, हम लोग एक रनवे फॉर्मेट में देखते हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारा एक इससे पूछा गया है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से पूछा गया है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन से काफ़ी सारे सवाल आएंगे। ठीक है, वेरिएशन हम लोग देखो ऐसा है कि 3-4 तरीके का वेरिएशन देखते हैं। वेरिएशन विथ ऑल्टीट्यूड हम लोग देखेंगे, देखा हुआ है, हम लोगों ने एक फार्मूला दिया हुआ है, मैं यहाँ भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये सवाल पूछते हैं, किस तरह से ये सवाल वेरी करते हैं। ठीक है, डेप्थ पे वेरिएशंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, देख चुके हैं एक्चुअली। ठीक है, फिर हम लोग रोटेशंस पर देखेंगे कि रोटेशन से कैसे वेरिएशन है। ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ हम लोग जो देख रहे होंगे, नेक्स्ट चीज़ जो हम लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है, लैटिट्यूड्स के साथ वेरिएशन क्या है। ठीक है, बहुत फेमस सवाल हम लोगों का रहा है, मेरा तो खास करके रहा है लैटिट्यूड पर, कि एक भालू को अगर धक्का दे दिया पहाड़ से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गिर रहा है, तो बताइए भालू का कलर क्या है। ठीक है, ये बहुत फेमस सवाल है मेरा। आप किसी से भी पूछेंगे कि ये सवाल, तो वो सीधा आपसे कहेंगे दानिश सर के स्टूडेंट हो आप। ठीक है, तो लेकिन इस साल, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फेमस, और ज़्यादा फेमस हो गया, क्लास 11th में CBSE ने पूछ दिया। इस साल CBSE ने क्लास 11 में पूछ दिया। ठीक है, तो ये एक थोड़ा हाईलाइटेड बातें रहती हैं। ठीक है, तो आप जैसे देखिए लैटिट्यूड से सवाल पूछा तो बहुत अच्छा चांसेस बन जाता है कि सवाल इससे आ सकता है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वेरिएशन में सवाल आया हुआ है। ठीक है, और सवाल नीट 24 में पूछा है। देखो मैं आप लोगों को ये बातें क्यों बता रहा हूँ सर, कि सर ये इससे हमारा क्या लेना देना, नीट 24 से हमारा क्या लेना देना। बालक एक बात समझ लो, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है नीट और JEE जैसे एग्ज़ाम्स। ठीक है,
और AMU एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये अपने से बनाती है पेपर्स, लेकिन ये कहीं ना कहीं कोशिश करती है कि हम आपका लेवल NTA के लेवल पर रखें। इसीलिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं जो बहुत फेमस हो जाते हैं किसी साल में, और वो उस साल का हाईलाइटेड पार्ट होता है। तो मैं आप लोगों से अभी पहले ही बता दे रहा हूँ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन का एक फेमस क्वेश्चन रह जाता है। वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दे रहा हूँ, करोगे आप लोग, मैं नहीं उसमें हेल्प कर रहा आप लोगों का, ठीक है। क्वेश्चन का ये है कि मास ऑफ जो नया हाइपोथेटिकल प्लैनेट है, मास ऑफ द प्लैनेट है, वो 1/10 ऑफ मास ऑफ अर्थ है, 1/10 ऑफ मास ऑफ अर्थ है। नेक्स्ट चीज बोला है कि डायामीटर ऑफ दी जो प्लैनेट है, हाइपोथेटिकल प्लैनेट है, वो ट्वाइस द डायामीटर ऑफ द अर्थ है, ठीक है। अब बताइए कि जो नया एक्सेलरेशन बनेगा, जो नया एक्सेलरेशन बनेगा, ठीक है, जो नया एक्सेलरेशन बनेगा वो क्या बनेगा, ये सवाल आपसे पूछा हुआ है नीट ने, ठीक है। तो इसीलिए ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक थोड़ा सा इस पार्ट से ये सवाल बहुत कॉमन सा एक हो जाता है। और एक सवाल और जो होता है जो कॉमन सा हो जाता है, लेकिन वो इसने नहीं पूछा था, बिट्स ने पूछा इस साल, ठीक है। तो बिट्स का जो सवाल रहा है वो ये रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है और ये वाला इसका रेडियस r/2 है और हमने काट के निकाल दिया है, ठीक है, एक हॉलो पार्ट हमने काट के निकाल दिया है, तो बताइए कि उसका फोर्स में, ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या इम्पैक्ट आएगा। अगर एक स्फीयर हम लोग एक स्फीयर से काट के निकाल दिए तो, और इसी स्टैंडर्ड से काट के निकाले एट अ पॉइंट P, एट अ पॉइंट P, यहाँ पे कहीं आउटसाइड द पॉइंट है P, इस पे सवाल आपसे आ सकता है एक, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबल पार्ट इस साल के लिए बताना चाहूँगा, वो है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये मेरे इस सेक्शन का अनुमानन मान के चलिए आप, अपने 8 सालों के एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा। एक बहुत छोटा एक्सपीरियंस है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, बट ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस की ही मदद से आपसे एक बात कहूँगा कि आज तक जितना मैंने गेस किया है, जैसे नीट का मैं बताऊँ तो आउट ऑफ सारे, अगर एक्सप्लेनेशनरी पार्ट में ले लेता हूँ, तो आउट ऑफ 32 क्वेश्चंस ऐसे रहे जो मेरे क्लास नोट से स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे, ठीक है, और 8 क्वेश्चंस ऐसे थे, ठीक है, जो कंप्लीटली 11th एंट्रेंस के स्टैंडर्ड पर है। दैट मीन्स 11th एंट्रेंस का स्टैंडर्ड मतलब 10th प्लस 9th के स्टैंडर्ड पर सवाल आया, ठीक है। और ये मैंने जेई के लिए भी कहा हुआ था, ठीक है, जेई के जस्ट एग्जाम के बाद मैंने कहा था आप लोगों से, और नीट में देखो वो सवाल आ गया। जेई में सवाल एक पूछा था, क्लास 10 के एनसीईआरटी से एक सवाल पूछा था जेई में, इसी साल पूछा गया है सवाल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना, इसी सवाल पूछा गया है कि क्लास 10 के एनसीईआरटी से कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, उसको हम लोगों ने 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया और फिर उनको पैरेलल कनेक्ट कर दिया। तो बताइए व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ लेता है, या कई बार पुराना रेजिस्टेंस R/R' पूछ लेता है, जो नया रेजिस्टेंस होगा ये रेशियो पूछ लेता है। बट द थिंग इज कि सवाल का एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न वही रहता है। तो नीट में भी यही हुआ, नीट में भी यही सवाल पूछा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, ठीक है, कि एक वायर है जिसका टोटल रेजिस्टेंस 100 ओम है और इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें से पांच पार्ट जो है, जिसमें से 5 पार्ट जो है पैरेलली कनेक्ट कर दिया और 5 पार्ट जो है वो सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और फिर इन दोनों को आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो बताइए उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। नीट का इस साल का सवाल है 24 का, ठीक है, इस साल नीट का 24 का सवाल है, नीट 24, आप सब पेपर्स जाके देख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे अनुमानन रहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। और इस पार्ट से अगर मैं आपको और कुछ गेस करके बताना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं इस पार्ट से आपको कुछ और गेस करके बताना चाहूँ तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, आई विल टेक द लिबर्टी, सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट चीज, टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, T इज इक्वल टू 2πr/v, ठीक है, v ऑर्बिटल, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा इस बात का।
फिर escape velocity v is equal to under root 2 gr, orbital velocity under root gr। सबसे इंपॉर्टेंट बात, escape velocity डिवाइडेड बाई ऑर्बिटल वेलोसिटी का रेशियो √2 टाइम्स आता है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी सैटेलाइट्स के और एक हाइपोथेटिकल लेवल पर हम लोग जब लॉन्च करते हैं तब क्या होता है, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल सैटेलाइट है, उसकी हम लोगों ने बात करनी है, टाइम पीरियड की वेरिएशन, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड का वेरिएशन, इस तरह के कॉन्स्टेंट्स वाले सवाल जो होते हैं, इस तरह के जो सवाल होते हैं केप्लर्स लॉ पार्ट पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केप्लर्स लॉ के पार्ट पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात क्लियर रहेगी, बात क्लियर रहेगी। तो ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक मेरा एक गेस है, एक्सपेक्टेड पार्ट है, ये मेरा एक एक्सपेक्टेड पार्ट है। अगर आता है तो फिर हम लोग इसी वीडियोस पे आप लोगों का और भी लाइक चाहेंगे, ठीक है, कमेंट चाहेंगे और ढेर सारा प्यार चाहेंगे, जो मौजूदा वक्त पे आप हमें दे भी रहे हैं, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि आप तैयारी इस लेवल पर रखें कि हाँ ग्रेविटेशन पार्ट के ये पॉइंट्स हमें टच करते हुए रहना है। और हम लोग देखेंगे कि यही एएमयू का पैटर्न भी रहा है, ठीक है, सवाल भी इन्हीं पैटर्न पे हमेशा अक्सर पूछता रहा है। खैर चलिए इसी चीज़ के साथ हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आज का लेक्चर शुरू करेंगे। जो बच्चे क्या बोलते हैं हेडफोन लगाया ना भूल गए हैं, हेडफोन लगा लेंगे, ठीक है, और जो चूहा खा रहे हो चूहा खाना बंद कर देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है, आज हम लोग सारे क्वेश्चंस लगाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। कह रहा है इफ़ द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ इंक्रीजेज देन द वेट ऑफ द बॉडी, अच्छा, में इंक्रीज और डिक्रीज, अच्छा चलो ठीक है, रिमेन्स अनचेंज्ड, डिक्रीजेज और इंक्रीजेज। देखो मैंने अभी अभी यहाँ पर आप लोगों को एक बात कही थी, अभी अभी आप लोगों को यहाँ पर एक बात कही थी, हाँ वेरिएशन लैटिट्यूड के साथ, लैटिट्यूड के साथ वेरिएशन रहता है भैया, ठीक है। यहाँ देखो रोटेशन और लैटिट्यूड दोनों का वेरिएशन पे कंबाइन करके क्वेश्चन दिया है। मैं आप लोगों को एक सिंपल सा फॉर्मूला देना चाहूँगा बालक, ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला आती है तो आप बात ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म कर दोगे। एल लैम्डा इज इक्वल टू, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। कोई बालक है क्या? अच्छा कोई आ रहा होगा, ठीक है चलो खैर, आर ओमेगा स्क्वायर। हम लोग ये देख रहे बालक कि इक्वेटर से इक्वेटर पे जब भी हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर के थ्रू कम ही होता जाएगा। तो हम लोग जैसी बात करेंगे कि अगर हम लोगों ने ओमेगा बढ़ा दिया, मतलब अगर उसका रोटेशन की स्पीड हमने बढ़ा दिया, एंगुलर वेलोसिटी अगर हम लोगों ने बालक इंक्रीज कर दी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज कर जाएगा। एट इक्वेटर तो पर्टिकुलरली करेगा ही करेगा। अब यहाँ देखो एक सवाल नहीं दिया है इस पर, ठीक है, बट ये याद रखना कि आर ओमेगा स्क्वायर डिक्रीज ही होगा, ठीक है, आर ओमेगा स्क्वायर डिक्रीज ही होगा। तो देयरफॉर द आंसर विल बी दैट इट डिक्रीजेज, ठीक है, याद रहेगी बात। चलो ये बस एक मास्टर फार्मूला याद रखना है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r हैज अ पीरियड ऑफ 4 hours, अनदर सैटेलाइट विद ऑर्बिटल रेडियस 4 hour अराउंड द सेम प्लैनेट वुड हैव अ पीरियड। देखा मैंने अभी अभी आप लोगों से क्या कहा था, अभी जस्ट हम लोगों ने आपसे क्या कहा था, अभी मैंने आप लोगों से कहा था कि देखो बेटा ये प्रोबेबल पार्ट होते हैं, प्रोबेबल रीजन्स होते हैं। और देखो टू बी ऑनेस्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक सिस्टम बताता हूँ कि हम लोग जब इसे शूट करने आता हूँ ये एक टाइपिस्ट होती है यहाँ सिस्टम पे, ठीक है, हमारी टीम में है, तो वो टीम हमारी टाइप करके इसको डायरेक्ट डिस्प्ले कर देती है। हम क्लासेस लेके एंड कर रहे होते हैं और ये दूसरा लग जाती है, ठीक है। तो हम इनमें टू बी ऑनेस्ट ये PDFs देखे नहीं होते, बट स्टिल दैट्स द ब्यूटी ऑफ एन ऑर्गेनिक लवर, ठीक है, दैट वी आर एट योर सर्विस एट एनी टाइम। हम लोग किसी भी क्वेश्चन को देखेंगे और उसका एज इट इज़ बता सकते हैं कि हाँ ये पार्ट आना है। तो भाई ऐसा है, ये तो आ गया, ठीक है, केप्लर लॉ का मैं आप लोगों को सेक्शन भी बताता चलता हूँ कि कहाँ कहाँ से ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप लोग बालक केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है, केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन में आपका एक लॉ है जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ पीरियड। ये सेक्शन होता है बालक, ये सेक्शन होता है जहां से सवाल आता है। लॉ ऑफ पीरियड सीधा सीधा स्टेट करता है दैट टी का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब, टी का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। अब मैंने आप लोगों को जब ये पढ़ा रहा था, मैं अपने क्लास में ये बात मैंने बोला था कि इस पार्ट से सवाल अगर आता है, इस पार्ट से अगर सवाल आता है, लॉ ऑफ पीरियड वाले पार्ट से सवाल आता है, तो सीधा सीधा आपको एक ही T1/T2 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू R1/R2 का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना होगा। हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही आता है बालक, इसका पैटर्न यही रहता है, इसका पैटर्न हमेशा यही रहता है कि आपको किसी एक का टाइम पीरियड गिवन होगा, उसका रेडियस दिया रहेगा, दूसरी चीज़ हो सकता है उसका टाइम पीरियड मांग ले या उसका मान लो कि उसका रेडियस मांग ले कि वो कितने पॉइंट पर रखा हुआ है, ये सवाल पूछता है। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, जिस साल ये सवाल पूछा गया था, ये हम लोग ऐसा है कि हर साल AMU BTech के सॉल्व करते हैं, तो जिस साल ये सवाल पूछा गया था उसी साल आप देखना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जो मैं कह रहा हूँ बालक आप गूगल करना, ठीक है, एग्जैक्ट गूगल करना, ठीक है। ये 4R आपको यहाँ पे दिया हुआ ना बालक, यही 3R का क्वेश्चन JEE में पूछा हुआ था, मतलब उस टाइम उस साल JEE नहीं होता था, ठीक है, उस साल AIEEE होता था, ठीक है, AIEEE का ये सवाल है। और मुझे जहाँ तक देखो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, अबाउट द ईयर, बट एज ऑफ आई विल गेस इट इज either 07 और 09, इट इज़ either 07 और 09, ठीक है। तो हम लोगों ने भी जब हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने भी फॉलो किए थे पैटर्न्स को, तो क्वेश्चंस हमें याद रह जाते हैं, और चूंकि हम इसको हर साल सॉल्व करते हैं तो हर साल में ये 1-2 बार तो रिपीट हो ही जाता है, तो इसीलिए हमें याद हो गया है, ठीक है। तो ये सवाल देखो वहाँ पूछा हुआ था और AMU BTech ने उठा लिया, ठीक है। तो यही मैं आप लोगों को बता रहा था कि NTA की बराबरी करता है AMU, ठीक है। तो इस चीज़ लिए मैं आपको कह रहा हूँ बालक, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप JEE का पेपर पे भी बहुत ध्यान रखें। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों से कि लास्ट के कुछ दिनों पे हम लोग नीट का 20 साल का पेपर जो आया हुआ है, वो एक पैटर्न में, मैं फिजिक्स का पार्ट की बात कर रहा हूँ, मैं बायो और वो केमिस्ट्री की पैटर्न की बात नहीं कर रहा, बट मैं फिजिक्स का पार्ट इंशाल्लाह शूट कर दूंगा, ठीक है। चलो खैर, तो फिलहाल मैं बात करता हूँ, सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस R हैज़ अ पीरियड ऑफ 4 आवर्स, अनदर सैटेलाइट विद ऑर्बिट रेडियस 4R, ठीक है, मतलब एक का R दिया हुआ है, उसका 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, मान लो T1 लिखा 4 डिवाइडेड बाई T2 ही तो हमें निकालना, हमें नहीं पता है सर, ठीक है, स्क्वायर है, अच्छा, और R दिया हुआ है, इसका R1 का R दिया हुआ है वैल्यू, और R2 हमें दे रखा है 4R, इसका हम लोगों ने कर लेना क्यूब, ठीक है बालक। चलो, तो R से R कट गया हमारा, ठीक है, और ये 4 आवर्स दे रखा था, इसका स्क्वायर हम लोगों ने कर लिया है, तो 16/T2 हो गया, इज इक्वल टू 4 का अगर हम क्यूब करते हैं तो ये 1/64 हो गया, ठीक है। तो T2 बराबर हो गया, T2 का स्क्वायर है, T2 का स्क्वायर बराबर हो गया 16 × 64, 16 × 64 का स्क्वायर है ये, ठीक है, ठीक है, 4 × 24, 4 × 16 और 64, ठीक है, ठीक है। चलो, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है, 525, 256, ठीक है, 256। तो T2 का स्क्वायर, T2 इज इक्वल टू 256 का रूट आ जाएगा, 256 का रूट अगर मैं बात करूं तो ये 16 का रूट हो जाता है, 16 का रूट हो जाता है, देयरफॉर द आंसर इज 16 आवर्स, द आंसर इज 16 आवर्स, ठीक है। देखो, मैंने आप लोगों को जैसा कहा था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा बालक, ठीक है। चलो सारे बालक जल्दी से देख लो, कोई एक ऐसी पार्ट जो आप लोगों को ना समझ में आती हो, एक मिनट रुकिएगा बालक, 1 मिनट बस होल्ड करिएगा। हाँ भाई, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, देयर वाज सम टाइम ऑफ इंटरप्शन, ओके, खैर एनीथिंग, ठीक है। चलो अब आगे देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कॉस्मोनॉट है, ठीक है, एक कॉस्मोनॉट है, इज ऑर्बिटिंग अर्थ इन अ स्पेसक्राफ्ट एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ, अच्छा, 630 किलोमीटर विद अ स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकेंड, if the radius of the earth is 6370, the acceleration of the cosmonaut is, ठीक है। चलो, कोई मसला नहीं है, ये सवाल बहुत आसान है, बस द थिंग इज कि ये जो सवाल आप देख रहे हो,
ये अच्छा चलो, ठीक है चलो। ये सवाल आप देख रहे हो बालक, ये कैसा है, ये ऐसा है कि कोई ऑर्बिट कर रहा होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि ये हमारा प्लैनेट होगा, ये हमारा प्लैनेट होगा बालक अर्थ, ठीक है। ये हमारा प्लैनेट होगा अर्थ और इस पे ऑर्बिट हो रहा होगा, इस पे ऑर्बिट हो रहा होगा, जस्ट अ मोमेंट। ये हमारा प्लैनेट होगा और इस पे हमारा ऑर्बिट कर रहा होगा, ठीक है, कॉस्मोनॉट। इसमें गिवन होगा कि एक v है, ठीक है, एक वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या गिवन है बालक, 8 किलोमीटर्स पर सेकेंड। तो क्या हम लोगों ने ये सीखा हुआ है बालक, ये बताना है कि हम लोगों ने क्या सीखा हुआ है कि अगर मैं बात करूँ कि एक सर्कुलर एक्सेलरेशन हो रही है, तो सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है बालक, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है Fc बराबर mv² अपॉन r होता है। यहीं से हम लोग डिड्यूस कर सकते हैं दैट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बालक, v² अपॉन r। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बालक, v² अपॉन r, ठीक है। अच्छा, v² अपॉन r हो गया, v² अपॉन r हो गया, मतलब हमें एक्सेलरेशन के लिए ये चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है। अब हमारे पास देख लो v दिया हुआ है, बट किलोमीटर पर सेकंड में दिया, कोई मसला नहीं है बालक, घबराना तो बिल्कुल है ही नहीं। ध्यान ये रखना है कि हमें मीटर्स में कन्वर्ट कर लेना होगा, क्योंकि हमारा जो यूनिट, टाइम की यूनिट जो हमारा वो सेकंड में है, जो हमारा टाइम का यूनिट है वो किस में बालक, हमारा टाइम का यूनिट सेकंड में, इसीलिए हम लोग इस चीज़ को खास ध्यान रखेंगे और ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप एज इट इज़ वैल्यू रख दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग आर की बात करें तो आर देखो बालक हमें दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ का, यहाँ से इस जगह से देखना है बालक, सारे बच्चे यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ से ये दिया हुआ है 6370, कितना दे रखा है बालक, 6370, और उसके बाद वो यहाँ से एट अ हाइट h राइज कर रहा है, एट अ हाइट h राइज कर रहा है 630 किलोमीटर्स, ठीक है। हमें ये पूरा चाहिए, तब ये कहलाएगा स्मॉल आर। हम लोग ये पूरा अकाउंट में लेंगे तब ये कहलाएगा स्मॉल आर। तो स्मॉल आर के लिए अगर हम लोग बात करें, स्मॉल आर के लिए अगर हम लोग बात करें तो हमारा स्मॉल आर हो जाएगा 6370 प्लस 630 किलोमीटर्स, ठीक है। अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं जानबूझ के ऐसी वैल्यूज दिया है कि 7000 ही आएगा, ठीक है। 7000 किलोमीटर आया, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है बालक, तो इंटू 10 की पावर पे 3 कर लो, बात ही खत्म हो जाएगी। अब ये वैल्यूज रख दो, v हमने निकाल रखा, v का स्क्वायर करना है, ठीक है। एक्सेलरेशन बराबर 8000 इंटू 8000 डिवाइडेड बाई 7000 इंटू 1000 कर लिया, 3 जीरो यहाँ से 3 जीरो यहाँ गया, 3 जीरो यहाँ से 3 जीरो यहाँ गया, 8 8 64 हो गया, 64/7 हो गया। तो अगर हम बात करें 9 टाइम्स अगर हम जाते हैं तो 7 9 जो हमारा 63 होगा, 9 जो हमारा 63 होगा, 0.1 बच गया है तो 1 आएगा, 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, ए हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। देखो बालक, आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हो, यूट्यूब की पब्लिक हमारी इनऑर्गेनिक फैमिली हमारी जुड़ रखी है, तो मैं यूट्यूब की पब्लिक से एक बात कह रहा हूँ, ठीक है। पब्लिक क्या यार, हमारे यूट्यूब के बच्चे जो हमारे प्यारे हैं, हमारे प्यारे प्यारे जो हैं बच्चे हैं, मैं उनसे एक बात कहूँगा कि बालक अगर जब भी आप लोग ये क्वेश्चंस देख रहे होंगे, ठीक है, मैं जैसे स्क्रीन पलटूंगा आप लोग को वहाँ पॉज कर लेना है, ठीक है। पॉज करके 2 सेकंड के लिए ट्राई करो, ठीक है। कंसेप्ट देख के हो सकता है फिर वहाँ से ट्राई कर लो, कुछ नहीं तो एटलीस्ट ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है इसमें भी अगर एरर होता है तुमको वो रियलाइज होगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी, गर्मी के सीजन में ठंडी, कोई बात नहीं, आइसक्रीम बंद करना पड़ेगा आई बिलीव, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बालक, आगे चले, ठीक है। तो आगे चल रहे हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड अनदर पार्टिकल मास m2 इज, अच्छा ठीक है, दिया हुआ है f ऑफ x, देखो बालक हम लोग ना फिजिक्स की दुनिया में एक बात कहते हैं कि टीचर्स तो कई होंगे बट HC वर्मा जैसा टीचर कोई नहीं होता है, तो हम लोग भी कई बार उनसे कई चीज़ें सीखते, तो वो ना एक बात ऐसा कहते थे हमेशा, ठीक है। मैंने उनके कई लेक्चर्स देखे हैं, ठीक है, उनका 1-2 सेमिनार भी अटेंड करने का मुझे शोहरत हासिल है। तो मैं आपसे एक बात कहता हूँ
कि जब भी क्वेश्चन पढ़ें आप तो ट्राई टू फीड इन द इंफॉर्मेशन व्हाट यू आर गेटिंग ऑन इट, ठीक है। ईच एंड एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन इज क्रूशियल इन सॉल्विंग अ न्यूमेरिकल, ठीक है। लाइक क्वेश्चन में देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड अनदर पार्टिकल ऑफ मास m2 इज, ठीक है, ये गिवन है। द वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सेपरेशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम x इज इक्वल टू x1 टू x1 प्लस डी इज, देखो यहाँ पर बालक दो कंसेप्ट है, ठीक है। अब देखो बहुत क्रूशियल डिफरेंस होता है नीट और मतलब डॉक्टर्स और इंजीनियरिंग में बहुत क्रूशियल डिफरेंस ये होता है कि जो डॉक्टर्स के जितने एग्जामिनेशन होते हैं उसमें फिजिक्स का जो पार्ट होता है वो एक चैप्टर एक कंसेप्ट पे सवाल आता है, ठीक है। कभी दो चैप्टर दो कंसेप्ट मिक्स नहीं करता है। और जो इंजीनियर्स होते हैं वो दो छोड़ो तीन भी मिक्स कर सकता है, टेंशन भी डाल देगा, SHM भी डाल देगा, बॉब डाल दिया, टाइम पीरियड मांग लिया, मोशन तो डला ही डला है, ठीक है, फ्रिक्शन डाल देगा, दिमाग ख़राब कर देगा उसमें, वो कई चीज़ें डाल देता है एक ही चीज़ों में। तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो वर्क लिख दिया वर्ड, तो सर ये तो अलग हो गया। नहीं बेटा देखो ऐसा है ना, जो फिजिक्स के क्वेश्चंस बनाते हैं, जो फिजिक्स सही फिजिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं वो सही हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बालक। डायनामिक्स कहते हैं हम लोग इस पार्ट को, फिजिक्स को हम लोग इस पार्ट ऑफ द फिजिक्स को क्या कहेंगे बालक? डायनामिक्स कहते हैं, ठीक है। अब डायनामिक्स जो पार्ट होता है बच्चा, जो डायनामिक्स पार्ट होता है, डायनामिक्स में आपका फोर्स तो आता ही आता है सबसे पहला, ठीक है। दूसरी चीज़ आपका वर्क पावर एनर्जी भी आ जाती है, और तीसरी चीज़ आपकी ग्रेविटेशन आ जाती है, ठीक है। इसी में हमारा सर्कुलर मोशन, ठीक है, और रोटेशनल मोशन, टॉर्क वगैरह सारी बातें इसी में आ जाती हैं, ठीक है। तो डायनामिक्स के पार्ट ही पूरा का पूरा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूँ, मैं बस समझाने के लिए आपको मैंने बता दिया कि जो ये पार्ट होता है वो पार्ट कुछ इसी तरह से बनाया जाता है, ठीक है। चलो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन पार्टिकल दिस, द वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सेपरेशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम x इज इक्वल टू x1 टू x1 प्लस डी, ठीक है। तो अब देखो बालक, अगर मैं वर्क डन या वर्क रिक्वायर्ड की बात करूं, अगर मैं बालक वर्क रिक्वायर्ड की बात करूं वेरिएबल फोर्स के साथ, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स, सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स, हमारा इनिशियल वैल्यू है x इज इक्वल टू x1 पर और x इज इक्वल टू x1 प्लस डी पर, ठीक है। तो हम लोग इसकी वेरिएशंस बाद में देखेंगे, ठीक है। मैं इसको अभी थोड़ा सा साइड में करना चाहूँगा, ठीक है। कंसेप्ट आपको ये बात बता दी है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, तो इंटीग्रेशन ऑफ मैं कर रहा हूँ, मैं इंटीग्रेशन ऑफ बालक जी m1 m2 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ये लो बात खत्म। अब जो कांस्टेंट है इसको पहले कांस्टेंट हम लोग बाहर निकाल देंगे, तो कांस्टेंट बाहर निकल गया जी m1 m2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। अगर मैं इसी चीज़ को ऊपर ले आके लिखूं तो इसको क्या लिख सकता हूँ बालक में? इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ जी m1 m2 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर पे -2 dx। अगर हम लोग x की पावर पे n है तो x की पावर पे n को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? x की पावर पे n+1 डिवाइडेड बाई n+1 का हम लोग है ना इंटीग्रेशन जानते हैं, तो ठीक है यहाँ पे वही कर रहे हैं, जी m1 m2 ब्रैकेट खोल दिया है, x की पावर पे -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, ठीक है, ये हमारा आएगा। अच्छा प्लस सी तो है ही है, उसकी तो खैर बात ही नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखेंगे, यहाँ पर x की पावर पे -1 बचेगा, यहाँ भी -1 बचेगा, तो जी m1 m2 ये आ जाएगा हमारा -1 बाई x प्लस सी, ठीक है। अब वैल्यूज रख दो बालक, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू है, तो सॉरी x इज इक्वल टू x1 है, तो हमारा इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है। फाइनल माइनस हम लोग इनिशियल रखते हैं, तो मैं फाइनल पहले रखूँगा जी m1 m2, ठीक है। फाइनल वैल्यू मैंने रखा -1 बाई x1 प्लस डी, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ये माइनस हो गया, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, +1 बटा x1, ठीक है। इसी चीज़ को अगर मैं रीअरेंज करके लिखूँ तो अब देखो बालक फिर से छोटा करना पड़ेगा इसको, ठीक। स्मार्ट बोर्ड फ़ायदा है, ठीक है। अब देखो यहीं से अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ जी m1 m2 1 बाई x1 -1 बाई x प्लस डी,
ठीक है। मैंने अगर आप यहाँ से एलसीएम ले लिया है, मैंने यहाँ से एलसीएम ले लिया, अगर देखो एक सिंपल चीज़ है, मैं आपको डायरेक्ट सोल्यूशन की बात बताता हूँ, ठीक है। क्यों डायरेक्ट की सोल्यूशन की बात बताऊँ यार, चलो ठीक है देखते हैं। तो यार ये एक काम कर लो, ठीक है। तो GM1 M2 दोनों का अगर आपने हमने कर दिया है मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ आ गया x1 इंटू x1 प्लस डी। हम लोग देखें ज़रा, इतना हमको ऑप्शन मिल रहा है x1 x प्लस डी, तो ये तो d लिखा है तो ये तो नहीं होना, ये भी d लिखा है ये तो नहीं होना, तो इन दोनों में से दोनों टर्म मैच कर रहा है, ठीक है। दोनों टर्म मैच कर रहा है, ऊपर कौन जाएगा, ऊपर जाएगा। यहाँ के टर्म में अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ x1 तो है ही है, d रह गया है तो d ही ऊपर जाएगा। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन d स्क्वायर वाला नहीं है, d है, ठीक है। उतना लंबा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें ट्रिक आती है, हमने पहले तो नीचे से न्यूमरेटर मिला लिया, ऊपर से हम लोगों ने एक डिनोमिनेटर मिला लिया। तो जब न्यूमरेटर मिला लिया था तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था, सॉरी डिनोमिनेटर हम लोगों ने जब मिला लिया था तो यहाँ पर d था और यहाँ भी d था, तो ये दोनों तो नहीं होने वाला, ठीक है। ये दोनों तो नहीं होने वाला, सीधी बात। अब जब यहाँ देखो तो यहाँ पे x1 और x1 दोनों मिल रहा था, डिनोमिनेटर मैच कर रहा था। फ़र्क कहाँ था, सिर्फ इस पे फ़र्क था, यहाँ d आएगा कि d स्क्वायर आएगा। तो हमने वो करके देख लिया, यहाँ सिर्फ एक सिंगल d आएगा, आंसर हमारा b हो गया, ठीक है। स्मार्ट तरीका, स्मार्ट बनो बालक, ठीक है। स्मार्ट नहीं बनोगे तो बी फॉर बेवकूफ़ दिखोगे पेपर पे, ठीक है। तो बेवकूफ़ दिखना है या स्मार्ट बनना है, ये आपकी डिसाइडिंग पावर है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। जैसे ही मैंने बोला है कि बच्चा मैं जैसे ही क्वेश्चन चेंज करूं, ठीक है, जैसे ही मैं क्वेश्चन चेंज करूं आपको वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। 2 सैटेलाइट ऑफ मास m1 एंड m2 गिवन है दैट m1 इज ग्रेटर देन m2 आर रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r1 एंड r2, r1 इज ग्रेटर देन r2, ठीक है। मतलब जो बड़ा वाला मास है वो बड़ा वाला रेडियस पर है, जो छोटा वाला मास है वो छोटा वाला रेडियस पर है, क्योंकि रिस्पेक्टिवली लिख रखा है। Which of the following statement is true regarding the speed v1 and v2? मैंने कहा ना आप लोगों से क्वेश्चन पढ़ो और डेटा डालो, क्वेश्चन पढ़ो डेटा डालो, सबसे अच्छा, ठीक है। ये HC वर्मा साहब की गई है, आप यूट्यूब पे भी देखोगे तो उनके सेशन में उन्होंने कह रखा है ये चीज़ कि रीडिंग अ क्वेश्चन इज एन आर्ट, ठीक है, इटसेल्फ, ठीक है। आपने करेक्टली क्वेश्चन पढ़ लिया, आपने करेक्ट डायग्राम बना लिया, आपने मोर देन 50% क्वेश्चन तो सॉल्व ही कर दिया, ठीक है। तो 2 सैटेलाइट ऑफ मास m1 है, m2 है, बड़ा वाला सैटेलाइट बड़े वाले रेडियस पर है, छोटा वाला मास जो है वो छोटे वाले रेडियस पर है, ठीक है। Which of the following statement is true regarding the speeds v1 and v2? ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ बालक, हम लोग क्या बोलते हैं वेलोसिटी वाली बात करें, ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करें, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट g/r हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगर मैं इसी चीज़ को लिखना चाहूँ, अंडर रूट g की जगह पे कैपिटल G मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाई में हमारा यहाँ रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब वही आएगा, ठीक है। आर ई प्लस एच आता है तो आर हो जाता है, यहाँ आर आएगा, यहाँ आर का स्क्वायर आएगा, यहाँ एक आर आ गया तो ये स्क्वायर कट जाएगा। यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ द आर। दिस इज द कंसेप्ट जो क्वेश्चन बनाने में हेल्प करता बालक, क्वेश्चन बनाने में हेल्प करता वो कंसेप्ट हम लोग कह रहे हैं। एंड दिस इज द कंसेप्ट दैट v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट द ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इनवर्सली proportional to the under root of the radius or the under root of the distance between them, ठीक है बालक। तो हम लोगों ने ये चीज़ तो यहाँ पे देख लिया। अब now the thing arises कि which one of the following statement is true regarding the speeds, ठीक है। तो मतलब अगर v बड़ा है तो r छोटा होगा, और यहाँ पे हमारा given है रिलेशन दैट r1 is greater than r2, तो डेफिनेटली इसकी उल्टी चीज़ हो जाएगी, v1 is smaller than v2, है ऑप्शन में, हाँ है, ठीक है, बात ही खत्म, ठीक है। एक रिलेशन निकालिए, आंसर बनाइए, सॉल्व करिए, आगे बढ़िए, बात ही खत्म है यार, रोना ही नहीं है, इतना टेंशन ही नहीं लेना हमें। बात पक्की बच्चा लोग? देख लो सारा बालक देख लो, ठीक। अच्छा हाँ, एक बात और, ये वाला फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, ठीक है, आगे हमारा हो सकता है काम आए। ऑर्बिटल वेलोसिटी मैंने बताया हुआ है, पहले भी हम लोग बहुत काम आता है ये, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कह रहा था एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन द अर्थ सरफेस इज इतना, अच्छा ठीक है, इसके हाँ ये तो पता ही है हमें। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड आउट विथ थ्राइस दिस स्पीड, द स्पीड ऑफ द बॉडी फार अवे फ्रॉम द अर्थ विल बी, ओए होए 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 होए, ये तो भाई साहब बड़ा टेढ़ा सवाल पूछा है। ये पता है सवाल किस चीज का है? नहीं पता? ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सवाल है। हम लोग यहाँ पर
एनर्जी कंजर्व करेंगे हम लोग, यहाँ पर एनर्जी कंजर्व करेंगे, ठीक है, और उससे हमारी बात बनेगी। तो देखते हैं बालक, हम लोग एक बात कह सकते हैं कि पहले तो कुछ रिक्वायर्ड वेलोसिटी होगी जो उसे स्केप करने में हेल्प करती है, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीटली आइसोलेट हो जाती है, जहाँ पे कंप्लीटली जीरो हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग एक बात कह रहे हैं कि जितना प्रोजेक्टेड है उसमें से अगर हम लोगों ने उसको माइनस कर दिया तो मतलब जो हमारा प्रोजेक्टेड वेलोसिटी है बालक, देखना यहाँ, जो हमारा प्रोजेक्टेड वेलोसिटी है, अगर हमने इससे एस्केप वेलोसिटी वाला एनर्जी हेड कह रहा हूं मैं, रुक जा बताऊंगा, तो वही जो बचेगा हमारा रिमेनिंग वाला, उसी से हम लोग देख लेंगे सर। मतलब हम लोग ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं बच्चा, ये देखने कि ये प्रोजेक्टेड एनर्जी का काइनेटिक हेड है, इसको हम लोग कह सकते हैं काइनेटिक हेड, ठीक है, याद करना मैंने आप लोगों को पढ़ाया काइनेटिक हेड, पोटेंशियल हेड, ठीक है। और ये तो रिक्वायर्ड ही है एस्केप करने के, यहाँ जाने के बाद तो कोई एनर्जी उसकी बचनी ही नहीं है, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी तो बालक कंज्यूम ही हो जानी है, ठीक है। तो ये कंजम्पशनेबल है, दिस इज कंजम्पशनेबल, ये तो कंज्यूम ही हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारी रिमेनिंग एनर्जी रह जाएगी, जिस एनर्जी से रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी रह जाएगी, जिस एनर्जी से वो भैया जो सैटेलाइट है वो एक हाइट रेज करेगा, एक हाइट अचीव करेगा, वो हम लोग इससे बता सकते हैं अलग, है ना। ठीक है सर, ठीक है, तो कंसेप्ट तो हमें मिल गया, ठीक है, कंसेप्ट हमें मिल गया, ठीक है, कंसेप्ट हमें मिल गया बालक, ठीक। अब चलो इसको देखते हैं हम लोग, तो कैसे देखेंगे सर, सिंपल सिंपल से इसकी बात करते हैं हम लोग। देखो एक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, ठीक है, हाफ एम प्रोजेक्टेड वेलोसिटी है हमारा, ठीक है, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस एस्केप वेलोसिटी की बात कर रहा है तो जितना काइनेटिक एनर्जी उसकी काइनेटिक हेड है हाफ एम वी स्क्वायर, जो भी बच जाएगा हमारा फाइनली यही होने वाला है, ठीक है, वी फाइनल का स्क्वायर, ठीक ठीक ठीक, काट दो, हाँ काटना सीखो यार, वरना लड़कियां ही काटती रहेंगी हमारी। हम लोग यहाँ से एक बात कह सकते हैं दैट वी फाइनल इज इक्वल टू अंडर रूट प्रोजेक्टेड वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। देखा बालक, ठीक है, दैट इज द मैजिक यार, दैट इज द मैजिक। आपको ये कंसेप्ट्स कहीं नहीं सीखने को मिलेंगे, ठीक है, ये कंसेप्ट्स आपको ओनली एंड ओनली इनऑर्गेनिक लेवल पे मिलना है, ठीक है। अब देखो कैसे हम लोग देखते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी तो हमें फाइंड करनी है, ठीक है, अंडर रूट वी पी कितना बोला है, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी थ्राइस दिस स्पीड, मतलब इसके स्पीड की हम लोग लिख सकते हैं बालक 3 टाइम्स इसके वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इसके वेलोसिटी, इसी को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 9 वी ई का स्क्वायर माइनस वी ई का स्क्वायर, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं अंडर रूट 8 वी ई का स्क्वायर, वी ई बाहर निकल जाएगा, हम लोग कह सकते हैं अंडर रूट 8 टाइम्स 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा हमें वैल्यू चाहिए, तो रूट 9 तो करीब करीब 3 हो जाता है, रूट 9 करीब करीब 3 हो जाता है, तो हम लोग 3 टाइम्स इसको अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा वेलोसिटी देखेंगे ज़रा, रूट 8 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, रुको कैलकुलेटर खोलने दो, ठीक है। तो ये आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर 31.68 किलोमीटर्स पर सेकेंड, 31.68 किलोमीटर्स पर सेकेंड, ठीक है बालक, देख लो आंसर मैच कर गया, ठीक है, आंसर देख लो मैच कर गया। जो रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी है, जो रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी हमें सीधा सीधा उससे बात कर लेनी है, दैट इज द कंसेप्ट जो हमें रिक्वायर्ड होगा। कभी भी स्केप वेलोसिटी पर सवाल पूछे कि हम उसके इतने टाइम्स फॉरवर्ड करें, इतने टाइम्स प्रोजेक्ट करें, तो कंसेप्ट ये रहेगा कि जो प्रोजेक्टेड है उसमें से तो सबसे पहले स्केप वेलोसिटी चला जाएगा, जो चला गया उसके बाद जो रिमेनिंग है वही एनर्जी से उसे फाइनली वेलोसिटी मिलनी है। बात यहाँ तक क्लियर है बालक, ठीक है, आगे बढ़े, चलो फटाक हम लोग आगे बढ़ते हैं, फटाक क्वेश्चन लगा देते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट मूविंग विद एन ऑर्बिटल वेलोसिटी इज v अराउंड द अर्थ इज, ये तो खैर कोई सवाल ही नहीं बनता, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं ये तो बड़ा हलवा सवाल टाइप का दिख रहा है हमें, ठीक है। अब एक बार बताओ हम लोग कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी की बात कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकता है सर,
काइनेटिक एनर्जी जल्दी से बता दो कोई बालक। काइनेटिक एनर्जी हम लोग सिंपल, अरे कौन, ये तो 10 वाला बता देगा सर। अच्छा ठीक, पोटेंशियल एनर्जी बताओ, ये तो 11 वाला बताएगा। ठीक है हाँ सर, ये एनर्जी ये 11 वाला बताएगा। माइनस जी एम अपॉन आर ई, माइनस जी एम अपॉन, इसको आर ई हटाओ, आर ई प्लस एच रखते हैं क्योंकि एट हाइट बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आर ई प्लस एच को हम लोग आर ई रख रहे हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, अभी अभी हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी, यहाँ पे मैंने आप लोगों से कहा था कि ये याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जी एम अपॉन आर आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर कर रहे होंगे हम लोग, तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस एम वी। ठीक है, माइनस एम वी बताओ बेटा। अच्छा एक स्मॉल एम वी तो यहाँ रहना है ना, तो यहाँ एम वी आ जाएगा माइनस एम वी। ठीक है, तो सर आ गया। टोटल एनर्जी की बात करो, टोटल एनर्जी की बात करो, तो टोटल एनर्जी बराबर होता है बालक काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारा हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम वी का है, स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है, तो माइनस एम वी का स्क्वायर आ जाएगा। देयरफॉर ये माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस हाफ एम वी का स्क्वायर, माइनस हाफ एम वी का स्क्वायर। ठीक है, चलो हलवा सवाल था ये, कुछ मुश्किल था ही नहीं। ठीक है, बस ये याद रखना है कि हमें इसको रिप्लेस कब करना है, इसमें कोई मुश्किल सवाल नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं बालक। 2 satellites of same mass are orbiting around the earth at the height r and 4r above the surface, r being the radius of the earth, their kinetic energies are in the ratio। अभी हम लोगों ने देखा था और मैंने आप लोगों से कहा था कि वो 4r वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, यहाँ पे भी अब देखो बालक, यही वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को फिर से बताना चाह रहा था। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन एक बात और बताना चाहूँगा कि ये सवाल रिपीट किया है, ये सवाल रिपीट किया है। ठीक है, और उस साल जामिया वाले अलग होते थे। ठीक है, तो उस साल जो स्टेट होते थे उसमें अलग आते थे एग्जाम्स, तो वहाँ पे सवाल ये 3r का था। रेशियो यहाँ काइनेटिक एनर्जी का पूछा है, रेशियो वहाँ काइनेटिक एनर्जी का नहीं पूछा था। ठीक है, रेशियो वहाँ काइनेटिक एनर्जी का बालक नहीं पूछा था, वहाँ रेशियो पूछा था रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। जो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, आप लोग बस क्वेश्चन को रिप्लेस करके ना गूगल करके देख लेना। ठीक है, आप क्वेश्चन को रिप्लेस करके गूगल कर लेना, आपको मिल जाएगा, इतना दिमाग नहीं खराब करना। कि दैट 2 satellites of same mass are orbiting around the earth at the height of r and 3r above the earth's surface, being the radius of the earth। ठीक है, the ratio of the kinetic energy to potential energy is, ये सवाल है। ठीक है, ये सवाल है, मैं आपको वेरिएशन दिखा रहा हूँ। अगर एएमयू पूछना चाहेगा तो हु बहू इसी डेटा के साथ नहीं पूछेगा, एएमयू हु बहू इसी डेटा के साथ नहीं पूछेगा। एएमयू जब पूछेगा थोड़ा टेढ़ा डेटा के साथ पूछेगा बालक, याद रखना है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट सैटेलाइट की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट सैटेलाइट बालक हम लोग लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं बालक अंडर रूट जी एम अपॉन आर। ठीक 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 ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट वाले के लिए m है और v स्क्वायर की जगह पे लिख दे जी एम बटा आर, फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी। सेकेंड काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग लिखेंगे 1/2 एम जी एम अपॉन 4r कर देंगे इसको। ठीक, अपॉन 4r कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी 2 है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी 2। ठीक है, दोनों को डिवाइड करो, काइनेटिक एनर्जी 1 एंड 2 को हाफ से हाफ गया, m से m गया, कैपिटल G से कैपिटल G गया, कैपिटल M से कैपिटल M गया, r से r गया। पास पास दूर दूर करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 4/1, 4:1 ऑप्शन है हमारा, और ये रहा आंसर। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। ऐसा हलवा सवाल है यार, हलवा। अगर दानिश सर की क्लासेस कर रखी हैं तो ये तो सवाल ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है कि ये सवाल आपके लिए टिकने हैं। ठीक है, आपके लिए सवाल कोई टिकना ही नहीं है, बहुत देर का सवाल ही नहीं है ये, इस पे टाइम वेस्ट करना पाप लगना है। बात क्लियर? फोकसिंग बड़ा इशू आती है इसमें, मतलब ये हट जाइए तो ये फोकसिंग इशू क्रिएट कर देता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब बात क्लियर है। ठीक है, तो नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ विद अ वेलोसिटी इक्वल टू द हाफ ऑफ इट्स escape velocity। If r is the radius of the earth, the maximum height attained by the body is, if r is the radius of the earth, then the maximum height attained by the body is। बालक देखो ये जो सवाल है, ठीक है, ये बनने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले कंसेप्ट है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ये लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी
इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। सबसे पहली बात तो एक ये सीख लो, सबसे पहली बात तो एक ये सीख लो कि मैक्सिमम हाइट पर अगर हम चर्चा कर रहे हैं, अगर अपन बेटा मैक्सिमम हाइट पर चर्चा करेंगे तो मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी फाइनली क्या होने वाला बालक? सर जीरो होगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली जब वो सरफेस ऑफ द अर्थ पर था तो हम लोग क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या रहा होगा? माइनस जी एम एम अपॉन आर रहा होगा। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं उसकी रही होगी हाफ एम वी का स्क्वायर। जिस वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया गया है, जिस वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया गया है, ये उसकी रही होगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ठीक है ठीक है, इज इक्वल टू फाइनली अगर मैं उसकी इसकी बात कर रहा हूँ तो वो फाइनली जिस हाइट पर जाके बैठा होगा वो होगा हमारा जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। बालक सही? अच्छा हाँ, वो माइनस वाला साइन रह गया। ठीक है ठीक है बालक, बात सही है। अच्छा, अभी हम लोगों ने वी वाला फॉर्मूला बहुत बार देख लिया, मैंने आप लोगों से बहुत बार कह दिया कि बालक उसका खास ध्यान रखना है हमें। तो हम लोग लिख सकते हैं अपॉन आर प्लस 1/2 एम जी एम अपॉन आर। रूट हट जाएगा बालक, ठीक है, रूट हट जाएगा उसका, ठीक है, अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। ठीक ठीक ठीक, जी से जी काट दिया, एम से एम काट दिया, एम से एम काट दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, तो हमारा एक यहाँ पे बन रहा होगा -1/r प्लस 1/2r मल्टीप्लाइड में है ये, इज इक्वल टू -1/r प्लस एच। और हमें यहाँ से हमें h का फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, तो कोई मसला है ही नहीं। ठीक है, तो एक काम करो, इसको हम लोग लिख सकते हैं बालक, इसको हम लोग लिख सकते हैं हाँ बिल्कुल सही। अगर मैं इसको लिखूँ 1/2r माइनस 1/r इज इक्वल टू -1/r प्लस एच, इसी को तोड़ूंगा तो मैं लिखूंगा -1/r प्लस 1/h। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कहीं गलती तो नहीं किया? अच्छा, ये गलती किया है मैंने, शिट मैन। जस्ट अ मोमेंट बालक, मैंने कहीं गड़बड़ करी है। On the surface of the earth with a velocity, अच्छा, equal to the half of the escape velocity। escape velocity से फेंका होता तो वो तो जीरो ही हो जाता। मैं तो डेरिवेशन में चला गया यार, पढ़ाते आदत ख़राब हो जाती बालक। ठीक है, कोई बात नहीं। माइनस जी एम एम अपॉन आर, पढ़ाते क्या होता है ना, कंसेप्ट हमें डेरिवेशंस याद हो जाती हैं, तो वो डेरिवेशन जब एक बार स्टार्ट हो जाती है तो उस डेरिवेशन पे चले जाते हैं हम लोग, और ध्यान ही नहीं रहता हम लोग क्या कर रहे थे राइट नाउ। डजेंट मैटर, खैर हो गया गलती, कोई बात नहीं। हाफ ऑफ इट्स स्केप वेलोसिटी है यार, हाँ ये तो हम लोगों ने देखा ही नहीं, आर प्लस एच। ठीक, अब देखो बालक, ठीक, माइनस जी एम एम बटा आर प्लस 1/2 एम स्क्वायर करके खोल रहे होंगे, इसके वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ से देखता हूँ तो माइनस जी एम एम बाई आर प्लस 4 2 जा 8 1/8 एम इसके वेलोसिटी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच। अब इसके वेलोसिटी की जगह पे हम लोग वो फॉर्मूला रख दो। ठीक है, अब रिप्लेसमेंट कर लेंगे हम लोग, यहाँ से बात आगे बढ़ाएंगे। माइनस जी एम एम बाई आर प्लस 1/8 एम, अब यहाँ रख दो जी एम बाई आर। ठीक है, अब रूट हट जाएगा, वो सीधा रूट टाइम्स होता है लेकिन हट जाएगा वो, इज इक्वल टू माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई
हाँ प्लस एच स्वी डी। अगर हम यहाँ से देखें काटना शुरू करें जो हमारा फेवरेट पर्सनल काम नहीं बन रहा है, ठीक है, जी काट दो, एम से एम को काट दो, स्मॉल एम उड़ा दो, -1/, आर +1/8r इज इक्वल टू माइनस ऑफ, चलो एक काम करो, उसको माइनस मत लिख के क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/h-r, हाँ ना बोल बालक? यस सर, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर इसको हम लोग इसको ऐसे लिखे 1/8r -1/r इज इक्वल टू 1/h-r, ठीक है, इसी को माइनस करेंगे तो यहाँ आ गया हमारा 8r, 1 - 8 चला गया ऊपर इज इक्वल टू, अरे क्या हाइड कर दिए थे इसको सर, यहाँ माइनस साइन रहने देते ना, देखा ना अभी खेल हो ही गया था, -1/r + h ही रहने दो, बताऊंगा क्यों, अभी देखो तुम्हें अब समझ आ जाएगा, ठीक है, -1/r + h, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा ना बालक, तो -7/8r आ जाएगा इज इक्वल टू -1/r + h आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप बालक क्या करोगे, फिर आप इसको अगर मैं इसको तोड़ के लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना 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 ना, टूटेगा वो, ऐसे नहीं टूटेगा वो, ठीक है, नीचे है डिनोमिनेटर पे, ठीक है, तो 1/r + 1/h, हाँ 7/8r, 1/h इज इक्वल टू 7/8, 7/8r -1/r, 8r आ गया, 7 - 8r, हाँ ठीक है, तो ये हो गया फिर से, सॉरी 7 - 8, कैलकुलेशन लंबा जा रहा है और ये सोल्यूशन आ नहीं रहा है। तरीका तो बिल्कुल सही है हमारा, मेथड हमने बिल्कुल सही लगाया, गलत हमने कहीं किया नहीं है, कैलकुलेशन हम कहीं गलत कर नहीं रहे हैं। और रुक जाओ, अगर गलत हुआ भी है तो इसी पार्ट में हुआ होगा और तो कहीं हुआ भी नहीं है। रुको 1 मिनट। 7/8 r इज इक्वल टू 1/r + h, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो 7r + 7h इज इक्वल टू 8r, ठीक है, हाँ ठीक है, तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ 7r - 8r इज इक्वल टू माइनस, ये उधर चला गया 7 टाइम्स h, तो ये -r इज इक्वल टू -7h, माइनस से माइनस चला गया, h इज इक्वल टू r/7, h इज इक्वल टू r/7, हाँ हमने बिल्कुल सही रिप्लेसमेंट करी है। रुक जाओ बालक, किसी का कोई सजेशन होना चाहिए तो बताना बेटा, कहाँ अपन मिस्टेक किए, ठीक है, -1/r + 1/8r इज इक्वल टू -1/r + h, एलसीएम ले लो अगर, तो 8r 8 टाइम्स जाए तो ये हो गया -8 + 1 इज इक्वल टू -1/r + h, ठीक है, ये हुआ -7/8r इज इक्वल टू -1/r + h, माइनस माइनस कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 7r + 7h इज इक्वल टू 8r, 7h इज इक्वल टू 8r - 7r इज इक्वल टू r, h इज इक्वल टू r/7। चलो
तो ऑप्शन में कहीं गड़बड़ होगा बालक, या हो सकता है R/7 होना चाहिए। ठीक है, चलो काफ़ी देर दिमाग लगाने के बाद हमें एक बात समझ आ गई कि जब हमने कंसेप्ट सही लगाया है, कैलकुलेशन हम परफेक्टली सही कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में गलत होगा। AMU कई बार ऐसी चीज़ें करता है, बाद में अपनी चीज़ें करेक्ट करता है। तुम देख लेना प्रीवियस ईयर के पैटर्न में भी 6 क्वेश्चन उसने डिलीट करे थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन को उसने बदले थे, ठीक है, ऑप्शन का चेंज किए थे, ठीक है, लेकिन उससे 6 क्वेश्चन फिर बाद में डिलीट किए थे। ऐसी हरकतें ये कर देता है। खैर चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। द वर्क डन रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम x टू, अरे यार ये सिमिलर क्वेश्चन है, देखो सब सिमिलर क्वेश्चन बालक रिपीट हुआ है। ये अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया, सिमिलर क्वेश्चन से रिपीट हुआ है बालक, अभी अभी हम लोगों ने निकाला, उसे लिखा हुआ अलग तरीके से, बस सिमिलर क्वेश्चन है। रुक जाओ मैं क्वेश्चन नंबर ही बता देता हूँ। मैं अभी मैंने सॉल्व किया था वो इंटीग्रेशन वाला जो क्वेश्चन था, हाँ यही तो है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 4 है। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। ठीक है, हाँ ऑप्शंस भी देख लो सेम ही है। ठीक है, लिखा अलग तरीके से गया और कुछ नहीं, ऑप्शंस भी सिमिलर भी सेम है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं बालक। ठीक है, कह रहा है यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर प्रोड्यूस अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन AG on its surface. At what two distance from the center of the sphere the acceleration due to the gravity is AG/4? देख बालक, दानिश सर की जादू, मैंने आप लोगों से कहा हुआ था किस पार्ट से सवाल रहता है, और सवाल आ गया। ठीक है, सवाल आ गया, मैंने कहा था और सवाल आ गया। ठीक है, दैट्स द इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूँ, सर सवाल क्या है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर प्रोड्यूस अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इतना। तो देख बालक, यहाँ 2 वैल्यूज़ दिए हुए हैं, दैट मीन्स 2 की बात करेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट पर वेरी करता है, G0 डिवाइडेड बाई 1 + h/r का होल स्क्वायर टाइम्स, और एक डेप्थ पर वेरी करता है G0 इंटू 1 माइनस d/r पर। ठीक है, तो दोनों पर हाइट पे हमारी चर्चा कर रहा है ये। ठीक है, अब देखो तुम्हारी मर्जी है बालक, तुम दोनों में से कोई फार्मूला यूज़ करो, h निकाल लो। ठीक है, h निकाल लो। हम लोग यहाँ पे 2 सिमिलर ऑप्शन देख रहे थे। ठीक है, अगर मैंने इसको सॉल्व करने को शुरुआत किया भी है, तो चलो ऐसा कर लेते हैं हम लोग, क्रॉस कर दो, या एक काम करो ना यार, ये क्यों ले रहे हो। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G(m)e डिवाइड बाई RE + h का होल स्क्वायर कर लो, और G = G(m)e डिवाइड बाई R - d का होल स्क्वायर कर लो। ठीक है, अब क्रॉस कर लो, तो अब भी बात अगर मैं बात करूँगा तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे बालक, बहुत आसान है यहाँ से। ठीक है, बहुत आसान है यहाँ से, हम लोग इसको क्रॉस करेंगे तो स्मॉल g इंटू RE + h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू G(m)e, यहाँ पर आ जाएगा G इंटू R - d का होल स्क्वायर बराबर G(m)e। ठीक है, हम लोग दोनों को सिमिलरली साथ साथ सॉल्व करते चलना बालक। ठीक है, दोनों को सिमिलरली साथ साथ सॉल्व करते चलना। ठीक है, अगर हम दोनों को साथ साथ सॉल्व करते चलेंगे तो ये हमारा होगा G इंटू RE का स्क्वायर + h का स्क्वायर + 2REh। ठीक है, इज इक्वल टू G(m)e। यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं स्मॉल g इज इक्वल टू RE का स्क्वायर + d का स्क्वायर -2 REd इज इक्वल टू G(m)e कर लेना। ठीक है, देखो जो सॉल्व करोगे इसका कितना आंसर था देखा। ठीक है, हमने देख रखा था। ठीक है, यस सर, इसका आंसर था ये 2R 0.25R। सॉल्व कर लेना, फर्दर इसको सॉल्व कर लेना, हम लोगों को आगे भी जाना है बहुत ज़्यादा। कंसेप्ट आपको सिखाते चलना, बस मेन गोल है आपको कंसेप्ट सिखाना। इफ़ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन A and B masses 2m and 3m रिस्पेक्टिवली सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 2d इज 1 यूनिट, द फोर्स बिटवीन C and D ऑफ 2 masses इतना सेपरेशन 3d। अरे यार कुछ भी बोल रहा है। F1 इज इक्वल टू G(m) की जगह पे दिया हुआ है 2m 3m डिवाइडेड बाई सेपरेशन रखा हुआ है 2d। ठीक, F2 बराबर बोला है, अरे बच्चे उड़ा देंगे यार ये क्वेश्चन। ठीक है, 3m 4m डिवाइड बाई सेपरेशन बोला है 3d। ठीक है, और इसको ये लो काट दो, ऐसे डिवाइड कर दो। ठीक है, ऐसे डिवाइड कर दो इसको, तो G से G उड़ा दो, D से D उड़ा दो, M से M उड़ा दो, M से M उड़ा दो। यहाँ बचेगा 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई 2।
अरे 6 डिवाइड बाई 2, यहाँ बचेगा 4 तिया 12 डिवाइड बाई 3। ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे ऐसे पास पास दूर दूर मल्टीप्लाई कर दो। 6 तिया 18, 12 दूनी 24। ठीक है, 6 3 जा 6 4 जा, 3/4 आ गया। ठीक है, 3/4 आ गया। तो 3 डिवाइड बाई 4 अगर हम लोग कर रहे होंगे, 3 डिवाइड बाई 4 हम लोग अगर कर रहे होंगे, अच्छा तो द फोर्स बिटवीन सी एंड डी विल बी। ठीक है, तो फोर्स यानी F2 की बात कर रहा है, तो F1 बाई F2 इज इक्वल टू 3/4 आया है, तो F2 इज इक्वल टू 4F1 डिवाइड बाई 3। तो 4/3 करेंगे तो हम लोग देखेंगे इसको करीब करीब ये आएगा। F1 कितना माना है, पहले वाले का माना है कि इसको अगर हम लोगों ने 1 यूनिट बोल दिया। ठीक है, तो अगर 1 यूनिट है तो इसको क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो क्या ही दिक्कत है, 4/3। ठीक है, 3 1 जा 3 पॉइंट। ठीक है, हमारा एक आंसर मिल रहा होगा, एक बच गया है और 3 टाइम्स। ठीक है, यानी ये करीब करीब 1.5 एंड 2 के करीब जाएगा। ठीक है, तो ये तो खैर इशू ही नहीं है, 1.5 एंड 2 के करीब जाएगा। ठीक है, चलो वाला अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्लैनेट विथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इट्स सरफेस हैज इट्स मास एंड रेडियस दैट इज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ, हैविंग इतना एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी द रेशियो ऑफ GE GP इज इक्वल टू द। ठीक है, एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इट्स सरफेस हैज इट्स मास एंड रेडियस दैट इज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट, ठीक है, मास एंड रेडियस दैट इज ट्वाइस is equal to capital G twice of mass of the radius divided by twice of radius of the earth का square। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2GME डिवाइडेड बाई 4RE का स्क्वायर। काट दो, ये 2 हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, और फिर बात कर रहे हैं हम लोग ये 1/2, इसको हम लोग G बोल देंगे। ठीक है, G ऑफ अर्थ, ये G ऑफ P है, रेशियो मांगा है G ऑफ E डिवाइडेड बाई G ऑफ P का, इसको इधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, 2 हो गया। ये ले, हल हुआ सवाल। कोई दिक्कत? चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अ हाइट इतना 6R above the surface of the earth and R is the radius of the earth. What will be the time period of another satellite at a height 2.5 R from the surface of the earth? ये तो सवाल ही नहीं है यार। अब देखो, ये कहने का मतलब ये होता है कि सवाल ही नहीं है, तो तुम ये नहीं समझना कि सर बोल रहे सवाल ही नहीं है ये। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है, कहने का तरीका है एक। ठीक है, अब एक बात याद रखना जो मैं बता रहा हूँ, हाइट यहाँ से 6R है, तुम्हें यहाँ से मेजर करना है, तो वो 6R प्लस R होगा। याद रखना, फॉर्मूला अभी भी वही है, T1/T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1/R2 का होल क्यूब। T1 की अगर मैं बात करूँ, जियो 6R सरफेस सेम रेडियस ऑफ द अर्थ, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है यार, तो फिर क्या ही पूछ रहे हो, 24 आवर्स है। ठीक है, 24 जियो स्टेशनरी सेटेलाइट की टाइम पीरियड 24 आवर। पढ़ाया ना बालक? हाँ ना, बोल बेटा कर। स्क्वायर इज इक्वल टू R1 की बात करें, R1 बीइंग द रेडियस, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट 6R है उसका, तो 6R नहीं होगा, क्या लिखेंगे हम लोग 7R डिवाइड बाई, इसका 2.5R नहीं है, इसका 3.5R है। एक बात हिडन रहेगी, याद रखना। ठीक है, इसको हम लोग क्यूब करेंगे, R से R हम लोगों ने काट दिया है, 3.5 इंटू 7 ये 2 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब यानी 8 हो गया, तो T2 इज इक्वल टू 24 इंटू 24 डिवाइड बाई 8 हो गया। ठीक है,
तो 4 12 2 6 2 3 4 4 तिया 12 2 हाथ मेरा 1, ठीक है, 3 2 या 6 और 1 7 72 आवर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, time period of another satellite at the height 2.5 hour from the surface of the earth। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, उसका 24 आवर्स है, तो हम लोग कहीं गड़बड़ किए, T1 सही रखे हैं 24 आवर्स, T2 हमारा 7 आवर नहीं 6 आवर हो गया, मतलब R1, R2 हमें नहीं पता है, इसकी हमने 3.5 आवर रखी है, काटा भी सही है, 3.5 का डबल ही होगा, 7 R से R घटा 2, 2 का स्क्वायर क्यूब हो गया 8, 8 24 का स्क्वायर 24 इंटू 24 डिवाइड बाई 8 किया, परफेक्टली सही है, परफेक्टली सही है। तो मिस्टेक कहाँ हो रहा है, 2 का स्क्वायर है और 2 का क्यूब है 8 है, ठीक है, 8 से काटा है 8, 8 तिया 24 हो गया, 24 तिया 72 आवर हो गया। चलो बालक इसको डाउट में रहने दो, ये मैं गलत नहीं कह रहा, ये मैं गलत नहीं कह रहा, इसको डाउट में रहने दो, देखूंगा इसको एट द एंड में, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है। देखो इसकी अगर मैं बात करूँ, इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। एक सॉलिड स्फीयर है कि हॉलो है, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। एक अगर हम हॉलो सॉलिड स्फीयर लेते हैं, एक अगर बालक हम लोग सॉलिड स्फीयर लेते हैं, सॉलिड स्फीयर लेते हैं अगर हम लोग, और सॉलिड स्फीयर की अगर चर्चा हो रही है, ठीक है, तो हम लोग जब सेंटर से तरफ से बढ़ते हैं, सेंटर की तरफ से बढ़ते हैं, हम लोग सेंटर से तरफ से बढ़ते हैं तो ये इस तरह से इंक्रीज करता रहता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग देखते हैं G इज़ प्रोपोर्शनल टू D, डेप्थ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, G इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट का स्क्वायर पर होता है, ठीक है। ये वेरिएशन हम लोग जानते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। कभी भी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की बात करें, ग्राफ ऐसे ही बनेगा, इंटेंसिटी नीचे की तरफ बात करेगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सेम ग्राफ ऊपर बन जाएगा, ठीक है। चलो, इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन t का स्क्वायर एंड r का क्यूब फॉर अ प्लैनेट, देन इट्स स्लोप विल बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब देखो t का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r का क्यूब, तो हम सभी जानते हैं सर, ठीक है, ये तो बालक सभी जानते हो तुम। ये बताओ यहाँ जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन लाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन क्या आएगा, कोई जानता है प्रोपोर्शनैलिटी साइन क्या होता है? हम लोग यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी साइन लाते हैं 4 पाई का स्क्वायर बटा GM इंटू आर का क्यूब, ठीक है, इंटू आर का क्यूब। अब अगर इसी को मैं कंपेयर कर दूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ प्लस सी तो है ही नहीं है, ठीक है, y इंटरसेप्ट छोड़ दो, तो हमारा अगर y वर्सेस x का ग्राफ में, y वर्सेस के x के ग्राफ में m को बात करूं तो क्या मैं m को इससे कंपेयर नहीं कर सकता? हाँ सर कर तो सकते हैं, तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन GM, आसान है ये, ठीक है, ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। 3 particles of equal mass small m are situated at the vertices of an equilateral triangle of slide L. What should be the velocity of each particle so that they move on a circular path without changing L? Without changing L, ये difficult मामला है, ठीक है। अब देखो एक बात समझो, ठीक है, 3 मासेस हैं और तीनों मासेस हैं में L नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। सवाल क्या पूछा? L नहीं बदलना चाहिए, तो अगर L बोल रहा है नहीं बदलना चाहिए तो देयरफॉर किसी भी दो मासेस के जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए उसके रिजल्टेंट के, F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60 डिग्री
इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, cos 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा √3, यहाँ 1/2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2f हो जाएगा, f का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 √3 टाइम्स f हो जाएगा, √3 टाइम्स f mv² अपॉन r आना, देख बेटा आएगा ये, ठीक। अब अगर r ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात मैं यहाँ से करूँ इस पॉइंट के अबाउट, यही हमारा सर्कुलर मोशन करेगा। ये वाला r की बात करें, रेडियस ऑफ रोटेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर इसकी बात करते हैं तो हम लोग एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में देखते हैं कि ये 2/3 टाइम्स होता है √3/2 L से, ठीक है। तो 2 से 2 चला जाता है और ये हो जाता है, तो ये √3 बच जाता है, यानी L/√3 टाइम्स आ जाएगा। तो अगर आप बेटा मिनिमम ये बात रख रहे होगे तो फिर हम लोग का मामला सही रहता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वेलोसिटी क्या होना चाहिए, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं √Gm/r, r की जगह पे इसी को रख दो, ठीक है, r की जगह पे इसी को रख दो। तो अगर हम लोग mv² की बात करेंगे तो Gm/r, ठीक है, Gm/r, r की जगह पे हमने लग दिया L/√3, L/√3, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा 3, तो 3 टाइम्स L आ जाएगा, ठीक है। चलो देख लिया, √3 × √3 3 हो जाएगा। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बालक, देखो ज़रा क्या कह रहा है, आगे देखो क्या कह रहा है। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ विथ अ वेलोसिटी ऑफ इतना, where ve is the escape velocity and k is less than 1, neglecting the air resistance, the maximum height to which it will rise measured from the center of the earth, r is a radius, ठीक है। ये तो खैर कोई सवाल ही नहीं बनता, ठीक है। ½ mv² लिख दे बालक, कितना है, k² v², ठीक है। तो ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी माइनस Gmm/r, फिर बोल रहा मैक्सिमम हाइट पे राइज कर रहा है, तो मैक्सिमम हाइट पे राइज करने का मतलब हो गया कि वो चला गया -Gmm/r + 0, ठीक 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 ठीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है, नहीं सर क्या ही दिक्कत होगा। तो 1/2 m k² v की जगह पे अगर हम लोगों ने लिखा कैपिटल Gm/r -Gmm/r -Gmm/r, तो Gmm काट दो, ठीक है। तो यहाँ बचा k² 2r -1/r इज इक्वल टू हम लोग उसे भी r को रख सकते हैं r + h, ठीक है, माइनस का रहेगा ध्यान रखना, तो -1/r + h। कोई दिक्कत है किसी को, हमारा कोई ऑप्शन मैच करता दिख रहा है, अभी तो नहीं दिख रहा सर, ठीक है। इसको वहाँ भेज दो, k² क्यों उसको ऐसे कर रहे हो, तकलीफ मत दो, k² 2r मत करो मत करो मत करो मत करो मत करो मत करो, 1/r इज इक्वल टू -1/r + 1/h, ये चला गया, h इज इक्वल टू आ गया 2r/k²। ये अभी भी ना मैच कर रहा, ठीक है। ओह फक, सॉरी, इसके वेलोसिटी 2 टाइम्स होगा, 2 से 2 कट जाना था, ये 2 आना ही नहीं था, ये 2 आना ही नहीं था, r/k² आएगा, हाँ ये 2 आना ही नहीं था। सुनो बालक, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना, यहाँ पे इसके वेलोसिटी इज इक्वल टू होता बालक √2gr, ठीक है, तो 2 रह गया था वो। चलो आगे देखते हैं बालक, ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा कॉस्मोनॉट इज सर्कलिंग द अर्थ इन अ सैटेलाइट एट 7 km/s एट हाइट इतना above the surface of the earth, calculate the centripetal force acting on the cosmonaut if his mass is 80 kg, take radius of the earth 6.37 into
10 की पावर पे 6 मीटर्स। ठीक है, तो यार ये कॉस्मोनॉट वाला सवाल फिर से आ गया। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सी इज इक्वल टू क्या बोलते बालक हम लोग, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। वी बता दे कितना है सर, देख मैंने बोला था इस टाइप का, वहाँ 8 किलोमीटर पर वाला पूछा था, यहाँ आपकी 7 किलोमीटर वाला पूछा है। हम लोग सब मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 7000 मीटर्स पर सेकंड हो गया, बराबर मास कितना दिया हुआ, 80 दिया हुआ, 80 इंटू 7000 डिवाइड बाई आर कितना दिया हुआ, 630 है, और ये 6.37 की बात कर रहा है, यानी ऐड करके फिर से वही होना है, 7000 ही होना है। तो 7000 किलोमीटर इंटू 1000 मीटर में कन्वर्ट कर दो, 0 0 उड़ा देना, 0 0 उड़ा देना, 7 को एक साथ से उड़ा देना, तो 7 8 जा 56, 560 न्यूटन आंसर आ गया। ये लो, कितना आसान है, कोई मुश्किल है बेटा? आगे आ जाओ, ठीक है आगे आ जाओ, देखते हैं। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ अ पल्सर ऑफ मास इतना। पल्सर क्या होता है, बाइक है सर, इतना बाइक का मास थोड़ी होता है। पल्सर होता है बेटा एक हाई स्पीड रिवॉल्विंग न्यूट्रॉन स्टार होता है, हाई वेलोसिटी का स्टार होता है, वेरी हाई वेलोसिटी। ठीक है, वेरी हाई स्टार होगा, टाइम पीरियड इतना। ठीक है, तो क्या बोला, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करने बोल रहा है। ठीक है, इसमें तो खैर कोई मसला ही नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। मास दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 12 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका तो खैर हमें कोई मतलब ही नहीं है। मैं देख रहा था इसका क्या कोई मतलब है, नहीं है इसका, देखता हूँ। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू मास कितना दिया हुआ बालक, 1.98 इंटू 10 टू द पावर 30 डिवाइड बाई रेडियस दिया हुआ 12 किलोमीटर। ठीक है, रेडियस दिया हुआ 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और किलोमीटर में रहने देंगे, हाँ किलोमीटर में नहीं, मीटर में कन्वर्ट कर लो, 12,000 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, 3 0 यहाँ से ऊपर जाएगा तो इसमें 3 ऐड हो जाएगा, 14। इसको काटेंगे 14 को, और इसको काटेंगे तो करीब 16 यहाँ बचेगा। बात अभी भी हमारा बन नहीं रहा है, ये 3 0 तो गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको 6.67 लेके 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 1.98 है, इसको रफली 2 पकड़ लूँ तो लगभग 12 के करीब आना है। ठीक है, ठीक है, तो लगभग 12 के करीब आना है। 6 दूनी 12, 12 और 12 कटेगा लगभग 1 टाइम्स। और अगर मैं यहाँ से, अरे 12 किलोमीटर नहीं होगा बालक, क्वेश्चन एरर है ये। हाँ, रेडियस 12 किलोमीटर कैसे हो जाएगा यार, सॉरी, क्वेश्चन एरर है, 12,000 होना था, 12,000। ठीक है, स्टार है तो 3 0 और आना था यहाँ पर, तब यहाँ से 3 0 और कम होना था, तब 1 0 हम एडजस्ट करते, तब हमें ये ऑप्शन मिलता। ठीक है, क्वेश्चन एरर है, वैल्यूज एरर है बालक, वैल्यूज एरर है, चेक कर लेना। ठीक है, चलो अगले पर आते हैं बालक। कह रहा द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट डिस्टेंस r1 एंड r2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्म। ठीक है, स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड मास m2 आर I1 एंड I2 फाइंड द। अच्छा, R1 इज लेस देन R और R2 इज ग्रेटर देन R, मतलब समझे इसका मतलब, समझे बालक? नहीं समझे? अभी समझाता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बाहर का डिस्टेंस जो सेंटर से है, ठीक है, ये है R1, ठीक, ये है R1, और अंदर का जो डिस्टेंस है कहीं पर, ये है R2, तभी R2 लेस देन R है। तो अब हम लोग को बात कर रहे हैं, बहुत आसान मैंने पढ़ाया हुआ है बालक, ग्रेविटेशनल फील्ड आउटसाइड जो होता है वो होता है जी एम बटा आर स्क्वायर।
और जो इनसाइड वाला होता है, जो इनसाइड वाला होता है वो होता है gm/r इंटू आर, ठीक है, इसका क्यूब। दोनों को डिवाइड कर दो, यही है हमारा, ठीक है, I1 एंड I2। I1 कौन सा बोला है, इफ R1 इज ग्रेटर, मतलब इसको I1 बोला है, बाहर वाला को I1 बोला, हाँ ठीक है, इसको I2 बोला। कई बार ना मैं इसी में गलती कर देता हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कैपिटल जी कैपिटल जी कैपिटल एम चला गया, ये इससे कटता लेकिन कटेगा नहीं, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों ये ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा बालक, यहाँ पे आउटसाइड वाला R1 है और इनसाइड वाला R2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा नीचे आ जाएगा R2 इंटू R1 का स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा R का क्यूब, R2 इंटू R1 का स्क्वायर, R2 इंटू R1 का स्क्वायर, ऑप्शन सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे बालक, हलवा क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन। द फिगर शोज 4 अरेंजमेंट, बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया ये अब, ठीक है, इसको तो देख देख के ही अब ऐसा लगता है कि पता नहीं कब से पूछ रहे हैं और कितना ही आसान सवाल पूछे जा रहे, ठीक है। द फिगर शोज 4 अरेंजमेंट ऑफ 3 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेज, अरेंज देम अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल लेबल्ड m इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो देख बालक, सबसे पहली बात एक बात समझ ले कि 3 और 4 का तो सेम होना है, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल सिमिलर है, 3 और 4 सेम होना है, 3 और 4 सेम होना है, तो 3 और 4 तो सेम होने वाला ऑप्शन ही है, एक ही है, ये लो, ठीक है। ये मास m रखा हुआ है और दोनों के पॉइंट से सिमिलर डिस्टेंस है और एंगल 90 डिग्री है, दोनों का रिजल्टेंट इस तरह से ही आएगा, ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट इस तरह से आएगा, 90 डिग्री एंगल है, तो ये दोनों तो सेम ही होना, तो ऑप्शन तो इसका एक ही होना है, ठीक है, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। कई क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे बालक जो आपका ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाना है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है इट नहीं लिखा है यार, इफ है, if W1, W2 and W3 are the work done in moving a particle from A to B along 3 different paths, 1, 2 and 3 respectively are shown in the gravitational field of a point mass m, the relation between W1, W2 and W3 is बालक ध्यान रखना, वर्क डन इज टास्क, वर्क डन इज टास्क, कोई कैसा भी फोर्स लगा के लाए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा है बालक, एक पॉइंट से इस पास से जाए, इस पास से जाए, इस पास से जाए, डिस्प्लेसमेंट हमेशा यही होना है, फोर्स सेम ही लग रहा होगा, तो वर्क डन हमेशा क्या होना है बालक, बराबर ही होना है यार, बात क्लियर है। चलो ठीक है, अब देखो ये नहीं कि हमारा उससे कोई मसला है ना, ठीक है, सिंपल उसी फील्ड पे बात कर रहा है यार, सिमिलर होना, पाथ कैसा भी हो, वर्क डन एक टास्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है रॉकेट इज लॉन्च्ड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विच इज इनिशियल वेलोसिटी इतना, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर and atmospheric resistance is negligible, find the distance above the surface of the earth that the rocket will go, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, एक मिनट रुकना, हाँ भाई, सॉरी फॉर द डिले, एक्चुअली एक ज़रूरी कॉल आ रहा था, ठीक है। नाउ द थिंग इज अ रॉकेट इज लॉन्च्ड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इतना,
if the radius of the earth is इतना and atmospheric resistance is find the distance above the surface of the earth that the rocket will go. कभी भी ऐसा सवाल पूछ दे एनर्जी कंजर्व कर दो, -gmm/r इनिशियली वो कहाँ था बालक, ठीक है, प्लस हमने उसे काइनेटिक एनर्जी दी 12mv² इज इक्वल टू -gmm/r प्लस h। ठीक है बालक, ठीक है बालक। अब मुझे बताओ क्या हम v² की जगह पे कुछ कर सकते हैं? वेलोसिटी तो पूछ रहा है मैं, ठीक है, तो m से तो m उड़ा दो पहले, ठीक है, -G m/r प्लस v²/2 इज इक्वल टू -gm/r प्लस h। ठीक, इसको उधर भेज दो, प्लस में हो जाएगा, -gm/r प्लस gm/r प्लस h, इसको उधर भेज दिया -v²/2। फाइंड द डिस्टेंस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट द रॉकेट विल गो। ठीक है, वेलोसिटी दे रखा है और ये हमें फाइंड करना है, ठीक है, तो क्या दिक्कत आ रहा है इसमें? ठीक है, हम लोग के पास सारी वैल्यूज़ हैं, ज़रा देखते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, v²/2 बराबर -gm बाहर निकाल दूं तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, यानी 1/r प्लस 1/r माइनस 1/r प्लस h हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू -gm। यहाँ हम लोग इसे तोड़ेंगे तो 1/r कट जाएगा, 1/h बचेगा, ठीक है, और तो कुछ नहीं बचना है। ठीक है, v² कितना दिया हुआ है? 10 की पावर पे 10,000, 10 की पावर पे 4 है यार, 10 की पावर पे 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यानी 10 की पावर पे 8/2 इज इक्वल टू, इन सब को उधर ही भेज देंगे, अगर सिर्फ इसी को भी रख लें तब भी ज़रा देखते हैं, 10π/8/2 इज इक्वल टू -6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24, ठीक है, इंटू 1/r माइनस 1/r प्लस h, ठीक है, तो 10 की पावर पे 8 यहाँ से उड़ा दो और इसमें से 8 कम कर दो, तो ये तो हो गया 16, ठीक है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई करा दो साले को, नहीं लेकिन उसको उधर रखो अभी, ठीक है, हाँ, तो 1/2 माइंड सैचुरेट हो गया यार, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, 10⁻⁻11 और 10⁻16 काट दोगे तो 5 बचेगा, ठीक है, काट दो इसको, हटाओ, 5 रहने दो यहाँ पे, तो बचेगा 6.67 माइनस 6.67 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻5 इंटू 6, ये सबको नीचे भेज दो, ठीक है, तो 1/2 इंटू 6.67 इंटू 10 की पावर पे 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 1/r माइनस 1/r प्लस h, ठीक है, तो इसको अगर फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आता है, 1 मिनट रुकना, 2.5 इंटू 10 की पावर पे, एक यहाँ से बच के आ जाएगा 4 किलोमीटर्स, ठीक है, ये लो, क्लियर है, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
Suppose the gravitational force varies inversely as the nth power of the distance, then the time period of a planet's circular orbit ठीक है mv स्क्वायर अपॉन आर, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी बराबर कह रहा है ठीक है जी एम अपॉन आर की पावर पे एन, nth पावर पे कह रहा है, nth पावर पे कह रहा है, टाइम पीरियड की बात कर रहा है, टाइम पीरियड की बात कर रहा है। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कंक्लूजन दैट v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम डिवाइड बाई आर इंटू एन की पावर पे -1। ठीक है ठीक है ठीक है। अब अगर हम यही चीज़ लिखें, अब अगर हम यही चीज़ लिखें दैट टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज़ 2 पाई आर डिवाइड बाई वी, तो 2 पाई आर डिवाइड बाई वी की जगह पे हम लोग लिख रहे हैं अंडर रूट जी एम बाई आर माइनस एन माइनस 1। अगर इसी चीज़ को मैं प्रोपोर्शनैलिटी पे लिखूँगा तो हम लोग डिवाइड में यहाँ पे अंडर रूट है तो पावर पर आ जाएगा टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू, टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू 2 पाई, ठीक है ये ऊपर चला जाएगा चलो मान लो, तो r इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 ऊपर जाएगा, अंडर रूट नीचे जी एम रह गया। ठीक है हाँ, तो ये सब वो कांस्टेंट मान लो, तो t इज़ प्रोपोर्शनल टू r की पावर पे n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, r की पावर पे n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ये आसान था। ठीक है नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि ठीक है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस I'm sorry 36,000 kilometer approximately. What would be the time period of a spy satellite orbiting a few hundred kilometers above the surface of the earth? ठीक है, अगर surface of the earth के above में कुछ orbit कर रहा होगा तो क्या होगा? हम लोग कह सकते हैं mv स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। v इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं बालक अंडर रूट जी एम अपॉन आर। ठीक है ठीक है ठीक है। अब एक हम लोग v जानते हैं, v बराबर 2 पाई आर अपॉन टी होता है, ठीक है, और हमें t चाहिए तो t इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं 2 पाई आर अपॉन वी, v हम लोगों ने निकाल रखा है तो हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई आर डिवाइड बाई अंडर रूट जी एम बटा आर। अब देख बालक, अगर मैं इसी को यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं दैट t इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर पे 3/2। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूँ फ्यू 100 किलोमीटर्स है, चलो अगर हम लोगों ने 100 किलोमीटर रख भी दिया है यहाँ पर, तो कुछ 100 किलोमीटर 100 ही रख लेते हैं, चलो तो 200 रख लो, क्या करेंगे 200 रख लें, हाँ 2 रख लेते, 2 वाला थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा, कैसे होगा मैं बताता हूँ। ठीक है 2 रख लूँ, 4 रखता हूँ, चलो 400 रखता हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने रख लिया 400 किलोमीटर की पावर पे 3/2। तो अगर 400 किलोमीटर रखा है तो 400 किलोमीटर का तुमने अगर स्क्वायर रूट करा है, पहले रूट करोगे तो 20 आएगा, और 20 का फिर तुम क्यूब करोगे। ठीक है 20 का अगर तुम क्यूब करोगे, ना 1 मिनट, पहले हम लोग क्यूब करेंगे, तो 8 रखो ना यार, 800 रखते हैं तो क्यूब करेंगे तो ये आ गया 8000 रखना पड़ेगा फिर, हाँ यही गड़बड़ कर रहे थे। ठीक है रुको 1 मिनट, 2 का क्यूब 8, ठीक है स्क्वायर 4 लेते हैं। ठीक है, तो ये हुआ 20, इसका थर्ड रूट पे अगर चढ़ाते हैं तो ये आएगा 2। ठीक है देयरफॉर 2 आवर्स, ये रिलेशन याद रखना है, क्लियर है।
चलो, कह रहा है एन एस्ट्रॉइड, क्वेश्चन नंबर 27। चलो, कह रहा है एन एस्ट्रॉइड ऑफ मास इतना, वेयर मास m is the mass of the earth, revolves in a circular orbit around the sun at a distance that is twice Earth's distance from the sun. Find the ratio of kinetic energy of the asteroid to that of Earth. ठीक है, ठीक है, ये रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है। ठीक है, तो भैया काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है हमारा? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमारी हो जाती है कैपिटल जी एम बाई 2r डिवाइडेड बाई कैपिटल जी m इस बार मास ऑफ द अर्थ लेना होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2r। ठीक है, ये सेंटर ऑफ द अर्थ से लिया गया है। ठीक है, तो हम लोग जब इसको काटेंगे कैपिटल जी कैपिटल जी कैपिटल एम, तो हमारा ये आ रहा होगा, ये हम लोग ले रहे हैं सेंटर ऑफ द अर्थ से, तो हमारा आ रहा होगा स्मॉल m डिवाइडेड बाई मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई r। ये एस ई से ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब मास ऑफ एस्ट्रॉइड दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर पे -4 me डिवाइडेड बाई me। ठीक है, उसके बाद हमसे बात कर रहा है आर ऐसी रिवॉल्व सन डिस्टेंस दैट इज ट्वाइस 2/1। ठीक है, तो ट्वाइस कर दिया हम लोगों ने। लो, 2 से इसको काट दिया, 1 हो गया, मास से इसको काट दिया, ये भी हो गया, तो ये हो गया 1 इंटू 10 की पावर पे -4। ये लो, ऑप्शन डी। क्लियर है? चलो आगे देखें। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था डेंसिटी ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड planet is twice that of Earth. The acceleration due to gravity at the surface of the planet is equal to that of the surface of the Earth. If the radius of the Earth is r, the radius of the planet would be the density of a newly। अरे क्या दिक्कत है यार, डेंसिटी की बात कर रहा है। Acceleration due to gravity is equal to capital G mass of the Earth divided by radius of the Earth का whole square। हम लोग कह सकते हैं रो इज इक्वल टू मास ऑफ द अर्थ डिवाइड बाई वॉल्यूम होता है, तो मास ऑफ द अर्थ को हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू वॉल्यूम। तो कैपिटल जी रो इंटू वॉल्यूम की जगह पे लिख सकते हैं 4/3 पाई आर ई का क्यूब डिवाइड बाई आर ई का स्क्वायर। ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब कह रहा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल टू दैट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज आर। ठीक है, ठीक है, ट्वाइस। ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अ प्लैनेट is equal, the acceleration of gravity of the surface of the planet is equal to that the surface of the earth। ठीक है, यानी that is equal to acceleration of gravity। ठीक है, इक्वल है। उसके बाद कह रहा था डेंसिटी ऑफ अ न्यूली प्लैनेट इज ट्वाइस। ठीक है, अच्छा तो एक काम करो ना, इसको जीपी इज इक्वल टू लिखो कैपिटल जी रो की जगह पर लिखो ट्वाइस द अर्थ। ठीक है, 4/3 पाई, ये रेडियस ऑफ द प्लैनेट है, हमें नहीं पता। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज इक्वल टू कैपिटल जी रो ऑफ द अर्थ 4/3 पाई आर ई ऑफ द अर्थ। डिवाइड करो दोनों को। बोला है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल है। क्या बोला? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल है, तो हम लोग इक्वल कर देंगे उसको। ठीक है, ये दोनों कट गया, कैपिटल जी कट गया, रो ई से कट गया, 4/3 से कट गया, पाई से कट गया। ठीक है, तो हमारा बनता है हम लोग कह सकते हैं ये 2 वहाँ भेज देंगे, तो 1/2 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द प्लैनेट डिवाइड बाई रेडियस ऑफ द अर्थ। तो रेडियस ऑफ द अर्थ के हाफ हो जाएगा। ठीक है, बराबर रेडियस ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस r विद सेंट्रीपिटल फोर्स इतना, टोटल एनर्जी इज। सुनो, जब भी हम लोग बात करेंगे टोटल एनर्जी वाला क्वेश्चन का, तो हम लोग किसकी बात करें? काइनेटिक एनर्जी प्लस
बोल बेटा प्लस करेंगे उसको हम लोग नहीं करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर हम लोग बात करें, मूविंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल विद अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, यानी क्या रखा है mv² अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस के बटा आर का स्क्वायर। ये लेने सो काट लेने पहले, तो mv² बराबर माइनस के बटा आर हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ से मामला ख़राब हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर प्लस पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकाल रहे होंगे, टोटल एनर्जी। हलवा सवाल है, काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv² की जगह पे लिख दे माइनस के बटा आर। प्लस पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, प्लस पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग तो ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग सीधा सीधा F इंटू डी आर करके निकाल सकते हैं। वर्क डन कर लेंगे यार, वर्क डन कर लेंगे। कहाँ से कहाँ ला रहे होंगे, तो अब हम लोग जब टोटल एनर्जी की बात करते हैं इन्फिनिटी से आर का ही ले लो, ठीक है, आर ही की बात कर रहा है, ठीक है। तो जब इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे हम लोग, इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो हमारा आंसर आ रहा होगा माइनस के आर, ठीक है। तो माइनस ऑफ के 1k है, माइनस ऑफ के 2r माइनस आ रहा है 1/r। तो इसको अगर माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -k/2r, -k/2r। ठीक, देखो ट्विस्टेड फॉर्मेट में है यार क्वेश्चंस, ट्विस्टेड फॉर्मेट में और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अ सैटेलाइट ऑफ मास m इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अराउंड द अर्थ, द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट इज। यार अगेन बहुत 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 आसान क्वेश्चन, इसमें मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, बस यही बोलूंगा बार बार, दिमाग लगाओ और कर लो। t इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ जाएगा रूट हो जाएगा r/3/2, ठीक है। कभी कभी ऐसा सवाल आ जाता है कि टीचर्स तो छोड़ो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, ठीक है, और ऐसा ही होता है बालक, ऐसा हमें लगता है हम लोग हवा बना के रखते हैं कि बहुत बड़ा चीज़ आने वाला है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होता यार। 2 बॉडीज ऑफ मास m and 4m आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r, ठीक है। हाँ, द ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देम वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0 इज। अच्छा, एक पॉइंट पर m रख दो, एक पॉइंट पे 4m रख दो, और लेकिन ज़ीरो करना है ना हमें, तुम यहाँ नहीं यहाँ रखेंगे। न्यूट्रल पॉइंट बात कर रहा भाई, यहाँ कहीं पॉइंट P है, ठीक है, यहाँ कहीं पॉइंट P है, बोल रहा है कि इस पे बात करना है, ठीक है। तो एक सिंपल चीज़, ये डिस्टेंस है x, ठीक है, और ये डिस्टेंस है r, ठीक है, एक डिस्टेंस है x, एक डिस्टेंस है r, दोनों का आप इक्वेट कर दो, ठीक है। सिंपल चीज़ g m बाई r, यहाँ r नहीं होगा, यहाँ x होगा, x का स्क्वायर माइनस जी एम इंटू 4 डिवाइड बाई एक्स आर माइनस एक्स का स्क्वायर। m से m काट दो, g से g काट दो, ठीक है। हम लोग दोनों को उसको इक्वेट कर रहे होंगे क्योंकि माइनस को जीरो करना इक्वल को, तो ये उधर भेज के काट ही सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्क्वायर हम लोग चेंज कर लेंगे, यहाँ स्क्वायर कर लेंगे, हटाओ। तो स्क्वायर अगर चेंज कर रहे होंगे तो ये आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू 2/r माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x बराबर r माइनस एक्स वहाँ चला गया, r बराबर 3x हो गया, x बराबर r/3 हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो x बराबर r/3 हो गया। अब इसी को हम लोग पोटेंशियल पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा -gm/r, ठीक है। चलो अब अगर मैं इसकी बात करूं,
ठीक है बालक, देखो सारे बालक, हाँ देखते क्या बोलता है क्वेश्चन। 3 particles, 2 with mass m and 1 with mass capital M might be arranged in any of the 4 configuration shown below. ठीक है, rank the configuration according to the magnitude of the gravitational force on M least to greatest. देख बालक, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट की बात कर रहा है, कैपिटल एम पर पूछ रहा है, और अगर हम बीच पे रखेंगे तो सबसे कम तो भैया 2 पर हमें दिख रहा है। ठीक है, सबसे कम तो 2 पर हो गया, तो यहाँ पे तो सबसे कम 2 वाला तो 3 ऑप्शन है, तो ये तो नहीं है, पहली बात तो ये तो नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, लीस्ट तो हो गया 2 पर। उसके बाद देखो अगर मैं कंपेयर करूँ 1 और 3 में, 1 और 3 में अगर मैं कंपेयर करूँ तो सोचो बालक कि कम किस में होगा, 1 में या 3 में, क्योंकि यहाँ 2 1 दिख रहे हैं हमें और एक 3 है, तो इसीलिए हम लोग 1 और 3 में कंपेयर कर रहे हैं। तो इसका तो भैया एंगल आ गया, तो ये तो इधर से निकलेगा, ये तो इधर से निकलेगा, तो इसका तो खैर बात ही ख़त्म हो गया। दोनों एक दूसरे के साथ खींचातानी कर रहा होगा तो एक रिजल्टेंट आएगा, तो वो तो कम ही आएगा। 4 तो सबसे लीस्ट हो जाएगा, तो फिर इन तीनों में 4 तो लास्ट में ही है, यही है, तो ऑप्शन यही है, 4 सबसे लीस्ट है क्योंकि उसका एंगल कम है। ठीक है, जितना कम एंगल उतना ये बात क्लियर। तो ये तो खैर क्वेश्चन ही नहीं था कुछ, मतलब हल हुआ था, कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं कुछ तो है ही है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आता है बात, अ स्मॉल सैटेलाइट इज इन इलेप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एज शोन, L denotes the magnitude of its angular momentum and K denotes its kinetic energy. ठीक है, if 1 and 2 denotes 2 position of the satellite then, अच्छा देख बालक, अगर मैं इस बेसिस पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो मैं कह रहा हूँ दैट L1 इज इक्वल टू L2, यानी मैं कह सकता हूँ M1 V1 R1 इज इक्वल टू M2 V2 R2। अब सैटेलाइट तो एक ही है, तो मास तो एक ही होना है, तो मास तो कट गया। हम लोग कह सकते हैं V1 बाई V2 इज इक्वल टू R2 बाई R1। ठीक ठीक, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं बालक दैट इस कंडीशन में R1 इज ग्रेटर देन R2, R1 इज ग्रेटर देन R2। अगर इसको मैं रिवर्स करके लिखूं तो R1 बटा R2 अगर ग्रेटर देन 1 हो गया तो V2 बाई V1 भी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और अगर V2 बाई V1 बड़ा हो गया तो काइनेटिक एनर्जी इसकी बड़ी हो जाएगी, तो K2 K1 से तो बड़ा है। देख बालक, पहला तो ऑप्शन सी तो नहीं होने वाला, एंगुलर मोमेंटम सेम बोला है, और K2 किसी में बड़ा नहीं बताया, सिर्फ इसी में बड़ा बताया, ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान सवाल, ठीक है, देख खाली सोचना था बालक, एंगुलर मोमेंटम इक्वेट करके सोच लो। क्लियर है, क्लियर है, देख लो। चलो आगे बढ़ते, कह रहा है कि एन अर्थ satellite is moving with a linear velocity v, its altitude h is given by the following relation, given mass of the earth m, radius of the earth r e। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व किया जाए, हम लोग जान रहे हैं दैट v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर का स्क्वायर, हम लोग v इज इक्वल टू कह सकते हैं अंडर रूट जी एम अपॉन आर। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी के साथ हमारा रिलेशन की बात कर रहा है, तो हम लोग कह रहे हैं v इज इक्वल टू आर इंटू जी बाई आर प्लस एच। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ v बाई आर
दोनों का स्क्वायर कर दूं तो g डिवाइड बाई आर प्लस एच हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं आर प्लस एच बाई वी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी बटा आर का स्क्वायर। ठीक है। हाँ, जी आर का स्क्वायर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब अगर मुझे h चाहिए तो मैं इसको r प्लस एच इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर बटा v का स्क्वायर, h इज इक्वल टू जी आर का स्क्वायर डिवाइड बाई v का स्क्वायर माइनस आर ई। स्मॉल g को मैं लिख सकता हूँ कैपिटल G मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब इनटू रेडियस का स्क्वायर डिवाइड बाई v का स्क्वायर माइनस आर ई। तो ये दोनों तो कट जाएगा, तो इसका आएगा जी एम ई डिवाइडेड बाई वी का स्क्वायर माइनस आर ई। जी एम ई वी का स्क्वायर माइनस आर ई। ठीक है, चलो क्लियर है। कह रहा है कैलकुलेट द हाइट h अबव द अर्थ सरफेस वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वुड बी 2.5। एक्सेलरेशन g बराबर जी नॉट डिवाइड बाई 1 प्लस एच बटा आर का होल स्क्वायर। यूज दिस फॉर्मूला ना मैन, यहाँ 10 रख लो ना, इसको बात ही खत्म हो गई। ठीक है, क्या ही तुम लोग करते हो यार। ठीक है, सवाल ही नहीं है इसमें तो कुछ दम ही ना। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल रहा है 2.5 कर लो। ठीक है, तो 2.5 करने का मतलब हो गया, हम लोग लिख सकते हैं 10/4 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 1 प्लस एच बाई आर। अगर दोनों साइड में रूट उड़ा दूँ तो ये √10 और यहाँ हो जाएगा √10/2 इज इक्वल टू √10 डिवाइड बाई 1 प्लस एच अपॉन आर। √10 और √10 काट दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस एच बटा आर इज इक्वल टू 1, सॉरी ये उधर चला गया, इज इक्वल टू 2। ठीक है, 1 प्लस 1/h है, तो ये r प्लस एच इज इक्वल टू हो जाएगा 2r। h इज इक्वल टू 2r माइनस आर आ जाएगा। हलवा हलवा सवाल है यार। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एरियल वेलोसिटी a वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ फॉर अ प्लैनेट। याद कर लो, सुन लो, एरियल को वेलोसिटी ही नहीं होती है उसकी विथ रिस्पेक्ट टू द सैटेलाइट। कभी कोई किसी प्लैनेट का एरियल वेलोसिटी नहीं होगी, देयरफॉर कांस्टेंट ग्राफ। नो एरियल वेलोसिटी फॉर अ प्लैनेट, याद कर लो ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not correct for artificial satellite. They are used to study different regions of atmosphere. ठीक है, they are used for information about the weather forecast. They are not used to study the shape of the planet. Not used तो आ ही नहीं सकता भैया, सैटेलाइट की बात कर रहे हो, सैटेलाइट ऐसा क्या नहीं कर सकता। बात क्लियर है बालक। चलो यार 3 क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, क्लास नोट्स में है यार, नोट्स में देख लेना। ठीक है, छोड़ दो उसको। चलो बालक, ऐसा मैं बहुत थक गया हूँ, टायर्ड हो गया हूँ, सुबह से क्लास लेता। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। हो गया, ऑलमोस्ट हो गया, 2-3 क्वेश्चन रह गए यार। ठीक है, करेंगे बाद में। ठीक है, चलो ठीक है, फिर खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।